फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स के 2 लेक्चर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद जब लेक्चर आगे बढ़ाया गया तो मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया। इनमें से तमाम फॉर्मूले हमने डिराइव करके देखे कि COGS का फॉर्मूला कैसे बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, नेट प्रॉफिट कैसे आएगा। ये फॉर्मूले रटे नहीं, ये तमाम फॉर्मूले हमने सीखे उन अकाउंट्स के माध्यम से। उसके बाद जब कहानी आगे बढ़ी तो सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट कैसे कैसे बनाई जाती है, वेरियस एसेट्स और लायबिलिटीज में क्लासिफिकेशन करा। आज का जो मेरा लेक्चर है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से, कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसे होते हैं, आप इनको कैसे पहचानेंगे। जब आप पहचानेंगे ना तभी एक छोटा न्यूमेरिकल सही कर पाएंगे, और ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आता है। COGS निकाल के दिखाओ, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, नेट प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। अगर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है तो आप बताएं कि वो कितना परसेंट ऑन सेल्स होगा, या 15% ऑन सेल्स है तो बताएं कि कितना परसेंट ऑन कॉस्ट होगा। तो इस तरीके के सवाल भी आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बेहतर तरीके से नोट्स बनाएं, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ें। आप शुरुआत में इन डेप्थ अगर आप पढ़ेंगे तो कल के दिन आपको फायदा देखने को मिलेगा। ऐसा हो सकता है हालांकि कि शुरुआत में आपको लगा कि समय लग रहा है, लेकिन आप जब MCQs में जंप करेंगे तो आपको लगेगा कि एक अच्छी समझ होने के कारण अब चीजें आपके लिए आसान हो रही हैं। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा उस समय, कुछ लॉजिकली आप लोग दिमाग लगा पाओगे MCQs में। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। यहां देखिए, पीछे से मेरे को थोड़ा सा कहानी खींचनी पड़ेगी इस तरफ आने के लिए। हाँ देखो, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप लोगों ने बनाया ही है। मैं सिर्फ अभी उसका ऊपर का हिस्सा बना देता हूं, क्योंकि मैं पहले डायरेक्ट एक्सपेंस ही बताऊंगा ना। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि डायरेक्ट एक्सपेंस कहां देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये मेरी क्रेडिट साइड हो जाती है, ये मेरी डेबिट साइड हो जाती है। आपको पता होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसमें डेबिट साइड में सबसे पहले आता है टू ओपनिंग स्टॉक। ये देखिए, टू ओपनिंग स्टॉक, ये आ गया। अगर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में इस तरफ आता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, क्लोज भी कर दिया मैंने, तो क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट साइड में। याद करना होगा आपको इसे। ओपनिंग स्टॉक इधर है तो क्लोजिंग स्टॉक इस तरफ होगा। यहां आता है टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न। अगर परचेज माइनस परचेज रिटर्न इधर आ रहा है तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इस तरफ आएगा। देखिए आप, सेल्स माइनस में सेल्स रिटर्न, या आपको इस तरफ ऑपोजिट साइड देखने को मिल रहा है। जब इतनी कहानी हो जाती है तो इस तरफ एक खर्चे आते हैं जिसे हम कहते हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये रहे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सेक्शन है डायरेक्ट एक्सपेंस का, स्टार मार्क भी कर दिया। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद जब मैं इसे क्लोज करूंगा, अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये मेरा होगा बैलेंसिंग फिगर। अगर वो साइड बड़ी होगी क्रेडिट साइड तो इस तरफ ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अगर कभी डेबिट साइड बड़ी हो गई तो उस तरफ देखने को मिलेगा ग्रॉस लॉस। आप बोलेंगे आपने एक ही क्यों लिखा ग्रॉस प्रॉफिट? तो आइदर हो सकता है ना, या तो एक बिजनेस में प्रॉफिट ही हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं होते। तो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने माना। इसी के साथ आपकी ये कहानी खत्म हो जाएगी। कोई पूछता है ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट। पहले लेक्चर में इन डेप्थ इस पे बातें हो रखी है तो ज्यादा बताने की मुझे जरूरत है नहीं। ठीक है, कहानी आज की इर्द गिर्द घूमेगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो ये देखिए लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस से अपना लेक्चर आज शुरू करूंगा। एक बेहतर काल्पनिक एग्जांपल आपके सामने रखूंगा जिससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 70, 80, 90% तक टैकल हो जाते हैं कि क्या होते हैं, कैसा होता है करके। मेरी बात आप इतनी समझ रहे हैं? शुरुआत करें? ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस कहां आते हैं ये कहानी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंस बताना स्टार्ट करता हूं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर आप पहचानना सीख जाएं बिना रटे तो कहानी बहुत ही आसान हो जाएगी यार। क्या फायदा होगा इससे? जब अभी सवाल आएंगे न्यूमेरिकल, COGS निकालो, ये निकालो, वो निकालो,
तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्लासिफाई करना आना चाहिए, नहीं तो वो सवाल नहीं हो पाएंगे। एमसीक्यू भी पूछ सकता है इन चारों में से कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इन चारों में से कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है। सवाल तो कहीं से भी आ सकता है ना, तो सभी सवालों की तैयारी हमें रखनी है। स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले आज डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। किससे कहानी स्टार्ट कर रहा हूं मैं अपनी? ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है। मैंने कहा था आपको कि एक काल्पनिक एग्जांपल दूंगा, उस काल्पनिक एग्जांपल से आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस की सभी प्रकार की कहानी समझ जाएंगे। ठीक है, पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं छोटी सी, फिर उसको रेफरेंस बनाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड, INCURRED लिखा था है। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन परचेज, इन परचेजिंग द गुड्स, इन परचेजिंग द गुड्स, कॉमा ब्रिंगिंग देम टू गो डाउन, ब्रिंगिंग them to go down, bringing them to go down, and manufacture of goods, and manufacture of goods are called direct expenses, are called direct एक्सपेंसेस। थोड़ी देर डेफिनेशन छोड़ देते हैं, ठीक, अलग अलग तरीका होता है। मैं मानता हूं कि डेफिनेशन से पहले अगर मैं समझा लूं तो उसके बाद डेफिनेशन आपके लिए आसान हो जाएंगी। बीच बीच में मैं चीजों की डेफिनेशन आपके सामने लाते रहूंगा, ठीक है, इस तरीके से चीजें चलते रहेंगी। तो मैं अब आपके सामने कुछ चीजें पेश कर रहा हूं। देखिए, एक काल्पनिक एग्जाम्पल है, जरूरत पड़े तो इसे बना भी लेना और इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमेगी। स्टार्ट करूं? तो मैं आपको बताने वाला हूं, पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़ा रहा हूं। डेफिनेशन लिख के छोड़ दो, समय आएगा डेफिनेशन को समझने का जब आपको लगेगा कि हाँ ऐसा ही है। अभी पढ़ा दूंगा तो कुछ रटने वाली बात हो जाएगी। तो देखिए, ये ना एक फैक्ट्री है, दिख रहा है आकाश भाई? ये एक फैक्ट्री है जहां पे प्रोडक्शन होता है। यहां पे सिर्फ दो मशीनें लगी, एक मशीन ये और एक मशीन ये दो मशीनें हैं। और यहां पर क्या होता है, यहां बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग होती है, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि बिस्किट बनता है यहां पे। अब कहानी कैसी है, थोड़ी बड़ी बना देता हूं फैक्ट्री को। देखो, एक काल्पनिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उससे बहुत बेहतर समझ में आता है। ये जो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, इसमें यहां से बिस्किट ऐसे करके बनता है, ऐसे करके बिस्किट बनता है और नीचे गिरता है ऐसे। ये बिस्किट नीचे गिर रहा है, बिस्किट नीचे गिर के जमीन पे इकट्ठा हो जा रहा है यहां पे, ठीक। बिस्किट बनने के बाद जमीन पर गिरने तक के जितने खर्चे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बहुत कमाल का एग्जांपल है। 95% डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब हम पढ़ाते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए 11वीं के बच्चों को, या बीकॉम में भी जब ये थोड़ा सा सेक्शन आता है, और खासकर जब कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका बीकॉम में जिक्र होता है, तब भी ये एग्जांपल बहुत हमारे काम आता है जब ओवरहेड्स क्लासिफिकेशन हमने करना होता है। अब कॉस्ट तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो हमारे काम यहां एग्जाम, बिस्किट जमीन पे गिरने तक के सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए। बिस्किट उठाने के बाद जितने खर्चे होंगे, जैसे ही बिस्किट वहां से उठाया आपने, उसके बाद कुछ भी करो, सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये अगर एग्जांपल याद रहा तो सारे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाल ले जाएंगे। समझ आ रहा है? कहानी ये नहीं कि कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है, इस कहानी को तो मैं अलग तरीके से भी समझा सकता हूं। 10, 12, 15 डायरेक्ट है, उनको याद कर लो, बचे हुए सारे इनडायरेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इनडायरेक्ट में भी कौन ऑफिस ओवरहेड का है, कौन सेलिंग ओवरहेड का है, कौन से ओवरहेड की कौन सी चीजें, ये पढ़ना ज्यादा जरूरी है। पूछ सकता है वहां वो भी।
तो आप समझे, बिस्किट जमीन पे गिरने तक के सारे खर्चे डायरेक्ट, बिस्किट उठाते ही, बिस्किट उठा के क्या करोगे, सबसे पहले पैक करोगे, पैकेजिंग इनडायरेक्ट, पैक करने के बाद आप उसका एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट, आप उसको गोडाउन में स्टोर करके रखोगे इनडायरेक्ट, आप उसको बेचने के लिए ले जाओगे, फिर डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, डिलीवरी करने के लिए जब ले जा रहे हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद एक कहता है कि कैरेज ऑन सेल्स, भाड़ा दिया बेचते समय, सेल करते समय, तो वो भी आपका वही है। कोई दिक्कत तो नहीं आपको, ये कहानी है इस तरीके से। उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इतनी चीजें बता दी अभी तक। इस एग्जाम्पल को रेफरेंस रखते हुए अब मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कहानी आगे को बढ़ा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझेंगे, ठीक है। एक करके स्टार्ट करता हूं, आप समझे। यहां देखो, मान लेते हैं यहां बिस्किट बनाने के लिए, सबसे पहले बिस्किट बनाने के लिए रॉ मेटेरियल नहीं चाहिए होगा। अगर बिस्किट यहां बन रहा है तो मान लेते हैं इस ए नाम की प्लेस से, इस बी नाम की प्लेस से रॉ मटेरियल जाएगा। यहां क्या जा रहा है, रॉ मटेरियल का अपना थोड़ी होगा। बिस्किट बनाने के लिए फ्लोर लगेगा, आटा, बिस्किट बनाने के लिए मिल्क लगेगा, नमक लगेगा, चीनी लगेगी, समझ आ रहा है, ग्लूकोज, या अगर कोई आप फ्लेवर्स उसमें ऐड करना चाहते हो, तमाम चीजें चाहिए होंगी, वो इन दोनों प्लेसेस से आ रही है। तो रॉ मटेरियल बिस्किट बनने के पहले का खर्चा है, नंबर 1, बिस्किट बनने के पहले का खर्चा है, तो रॉ मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस होने वाला है। उम्मीद कर रहा हूं आप इतना समझे। फिर यार रॉ मटेरियल तो यहां से उठा रहे हैं, उसकी पेमेंट करेंगे, बिस्किट बनने से पहले ही रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। इस रॉ मटेरियल को इस ए नाम या बी नाम के स्थान से यहां कंपनी तक भी तो पहुंचाना है, फैक्ट्री तक, उसमें भाड़ा भी तो लगेगा। क्या ये रॉ मटेरियल खरीदते समय भाड़ा लग रहा है, तो इसे कैरेज, कैरेज मतलब भाड़ा, किस पे, ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज लिखा होगा, तो खरीदते समय जो भाड़ा लगा, भैया क्या खरीदोगे, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, ये रॉ मटेरियल खरीदने पे जो भाड़ा लगा है वो है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कैरेज ऑन सेल्स, बेचते समय, बेचोगे तो बिस्कुट उठाने के बाद, तो कैरेज ऑन सेल इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। कैरेज ऑन सेल्स कितने टाइप का होता है उस पर बात कर रहा हूं। एक होता है आपका, देखो कैरेज इनवर्ड लिख देगा, वो क्या लिख देगा, या और क्या लिख देगा आपके सामने, फ्रेट इनवर्ड, या आपके सामने लिख देगा ऑक्ट्रॉय इनवर्ड। ऑक्ट्रॉय ये सभी भाड़ा है। इनवर्ड मतलब अंदर आते समय, क्या, मैं मान लो यहां फैक्ट्री में खड़ा हूं, सामान आ रहा है मेरे पास, उसे कहेंगे कैरेज भाड़ा। इनवर्ड मतलब आते समय, क्या आते समय, रॉ मटेरियल आते समय, फ्रेट फिर से भाड़ा, रॉ मटेरियल आते समय, ऑक्ट्रॉय फिर से भाड़ा, रॉ मटेरियल आते टाइम। समझ आ गया, ये तीनों ही भाड़े थे। आपको लग रहा होगा कि ये अलग अलग क्यों है, फिर नाम तीनों भाड़ा है, तो मैं इस पे एक छोटी सी कहानी आपको समझाने जा रहा हूं कि अलग अलग क्यों है करके। हाँ, कैरेज का मतलब पहले हुआ करता था जब आप लैंड वेज से सामान लाते थे, मतलब आप रेलवेज ट्रेन से लाओगे तो जमीन से ही तो आ रहा है, या ट्रक के माध्यम से मंगाओगे तब भी जमीन से ही आ रहा है, तो ये होता था लैंड वेज। फ्रेट होता था जब एयरवेज से आप सामान लाया करते थे, हवाई जहाज से भी तो सामान आ सकता है आपका रॉ मटेरियल, और अगर आपका वाटरवेज से सामान आएगा, पानी के जहाज से, शिप से, तो उसे ऑक्ट्रॉय इनवर्ड कहा जाता था। लेकिन नए जमाने में कुछ भी होने लग गया, अब अंग्रेजी के नाम पे कहीं भी कुछ भी इस्तेमाल कर दे रहे हैं, ठीक है। बचपन में हम क्या करते थे, 1 रुपए की टॉफी लाते थे तो बोलते थे अंकल टॉफी दे दो। जमाना बदला, 1 रुपए की टॉफी को भी चॉकलेट कहने लगे, चॉकलेट दे दो, ठीक है। लेकिन हमारे जमाने के दुकानदार के पास अगर जाओगे तो कभी नहीं समझ पाएगा कि 1 रुपए की चॉकलेट आती है, चॉकलेट वो 5 रुपए वाली को ही कहता था। तो समय बदलने के साथ साथ किसी एक शब्द को अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करने लग गए, जैसे टॉफी की जगह भी चॉकलेट को डाल दिया उन्होंने। ऐसे ही फ्रेट सिर्फ हवा के रास्ते सामान लाने के लिए खर्च होता था। पहले अगर आप हवाई जहाज में उड़ान भर के कहीं जाते थे तो फ्रेट आता था, अब ऑटो में भी फ्रेट आने लग गया, ऑटो में बैठ रहा आदमी फ्रेट चार्जेस, रैपिडो में देख लो, बाइक में इंसान कहीं जा रहा फ्रेट लिख दे रहे उसे। तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, शब्द कहीं भी इस्तेमाल करने लग गए, किसी भी शब्द का कहीं भी इस्तेमाल चलने लग गया। मेरी बात आप समझे, ठीक है। तो अभी तक डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे मैंने आपको कितनी चीजें बता दी हैं,
दो चीजें बता दी हैं, कौन कौन सा? एक तो रॉ मटेरियल, दूसरा कैरेज ऑन परचेस। नेक्स्ट थर्ड, अभी लिखा भी दूंगा जो जो चीज जरूरी होंगे। इंपोर्ट ड्यूटी, कौन सा ड्यूटी? इंपोर्ट ड्यूटी की बात आपको कर रहा हूं। इसे खासकर कस्टम कहा करते थे, कस्टम ड्यूटी की बात करते थे। अगर आप क्रॉस बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, जैसे मैंने सामान मंगा दिया किसी कोई भी देश, यूएसए से ले लो, यूएसए टैरिफ पर टैरिफ हमसे बढ़ा रहा है, तो उसको हम भी क्यों ले एग्जांपल में? कोई दूसरा देश लो, कोई देश पता है तुम्हें? कोई भी मान लेते हैं, डेनमार्क, जापान से मंगा लिया मान लेते हैं, हमने अपना रॉ मटेरियल मंगा लिया जापान से। तो जापान से जब आएगा तो जैसे ही हमारे बॉर्डर पे एंटर करेगा ना, तो भारत सरकार हमसे एक पैसा लेगी, जिसे कहेंगे इंपोर्ट ड्यूटी। कि अगर आप सामान इंपोर्ट करवा रहे हो बाहर से, तो नियम है कि आपको कुछ ना कुछ हमारी सरकार को देना होगा। तो यह है इंपोर्ट ड्यूटी। मतलब आप क्या मंगाओगे विदेश से? रॉ मटेरियल तो मंगाओगे। तो रॉ मटेरियल आने पे जैसे ही वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा, भारत के अंदर एंटर करेगा, तो एक पैसा भारत सरकार को देना होगा, जिसे कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम। पुराना नाम इसका कस्टम था, तो देना पड़ेगा ना। क्या है, बिस्किट बनने के पहले का है बाद का है? बिस्किट बनने के पहले का है, तो इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्योंकि ये भी हम किस पे दे रहे हैं? इसी पे दे रहे हैं। किस पे? रॉ मटेरियल पे दे रहे हैं। रॉ मटेरियल आते समय आप समझ गए। एक एग्जांपल इस पे और देता हूं मैं आपको। भारत में एक समय 10-12 साल जो फरारी गाड़ी है वो सिर्फ सचिन तेंदुलकर के पास रही। बताया था मैंने तुम्हें पहले भी। ऐसा क्यों था? क्योंकि फरारी जितने की वो कार थी, मतलब उस टाइम पर अगर 3-4 करोड़ की वो गाड़ी रही होगी, तो 3-4 करोड़ ही उस पर कस्टम भी था, तो 8-10 करोड़ की भारत में वो गाड़ी पड़ जाती थी। दूसरी बात, बिल्कुल वो जो F1 रेस में नहीं चलाते, जो बचपन में देखते थे, तेज तेज चलाते हैं, वो वाली गाड़ी है। वो जमीन से चिपकी हुई होती है। कहां चलाएंगे भारतीय ऐसी रोडों में? रोड्स भी तो चाहिए, इसीलिए भी आदमी नहीं खरीदते। खरीद तो बहुत लोग सकते थे। एक F1 रेसर था एक बार, वो उस बार की रेस जीता, और रेस जीतने के बाद सचिन तेंदुलकर का बड़ा फैन था, तो तेंदुलकर को वो गाड़ी गिफ्ट कर गया। उसके बाद 8-10 साल तेंदुलकर के पास वो गाड़ी रही, इकलौती गाड़ी भारत में फरारी। फिर तेंदुलकर ने भी उसे सोल्ड आउट कर दिया, क्योंकि चलती नहीं थी कहीं वो। तो गाड़ी भी गिफ्ट कर गया तेंदुलकर को, साथ में साथ कस्टम भी भर के चले गया। इसीलिए आप मेरी इतनी बात समझे तो कस्टम समझ गए। एक आते हैं डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस वही, अगर शिप से आपका, देखो शिप से अगर आपका वो आ रहा है, सामान आ रहा है, शिप से आपने रॉ मटेरियल मंगा रखा है वाटरवेज से, तो वो जो शिप आता है वो जहां रुकता है ना, पोर्ट जिसे कहते हैं, बंदरगाह, उसे डॉक भी कहा करते हैं। तो उस बंदरगाह पे जब वो रुकता है तो कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस। कौन से चार्जेस? क्लियरिंग चार्जेस। तो ये चार्जेस भी तो खरीदने से पहले के ही हैं। किस चीज पे देने पड़े? सब रॉ मटेरियल पे देना पड़ा है, ये भी रॉ मटेरियल पे देना पड़ेगा। मतलब रॉ मटेरियल अपने साथ इतनी चीजें और ऐड करवाएगा। रॉ मटेरियल पे भाड़ा लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, डॉक चार्जेस लगेंगे। डॉक समझे? पोर्ट पे जहां पे वो रुकेगा, तो ठीक हो गया, वहां पे एक चार्जेस देने पड़ेंगे, डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। मैं अभी इन्हें धीरे धीरे लिखाऊंगा भी आपको, हाँ, कि क्या होता है डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, ये वो। ठीक है, इतनी कहानी उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यहां से 2-4 चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। समझ आया? बिस्किट जमीन पे गिरने से पहले के सारे खर्चे कौन से हैं? डायरेक्ट। बिस्किट उठाने के बाद के सारे खर्चे इनडायरेक्ट। बस इतना याद रख लेना यार। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे इतनी चीजें मैं अभी तक आपको लिखा चुका हूं। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? सबको समझ में आ चुका है? ओके, स्टार्ट करूं एक एक करके। अगर आप मेरे से यहां पे बात करेंगे कि क्या होने वाला है करके, यहां से मैंने कौन कौन से आपको लिखाने हैं, एक आध एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला, इंपोर्ट ड्यूटी। थोड़ी बहुत बातें लिख लेते हैं ताकि फिर आगे बढ़ सके। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी पर बात करते हैं कि क्या है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी इज द टैक्स लेवाइड बाय द गवर्नमेंट। यही तो था ना? इंपोर्ट ड्यूटी इज द टैक्स लेवाइड बाय द गवर्नमेंट। ये वो टैक्स है जो किसके द्वारा लगाया गया? सरकार के द्वारा लगाया गया।
Import duty is the tax levied by the government on goods imported from another country. On goods imported from another country. अगर आप जानना चाहते हो कि विदेश से कुछ भी खरीदने पर हम पे इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगती है, तो आपको इकोनॉमिक्स की तरफ को रुख करना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको आप जब पढ़ेंगे तब आपको इसकी कहानी क्लियर होती है, इन डेप्थ वहां समझा जाता है। समझ गए क्या है कस्टम ड्यूटी? इसीलिए विदेशों से पुराने जमाने के जो भारत के शायर थे ना, मुनव्वर राणा हो गया, डेथ हो चुकी, राहत इंदौरी, ये लोग जब पाकिस्तान जाया करते थे, एक दिन शो सुन रहा था मैं कि जब हम पाकिस्तान जाते थे तो वहां मुशायरा करते थे बाहर, या विदेशों में भी कहीं जाया कर, बोले वहां से हमें सोने की घड़ी मिला करती थी, सोने की चेन कोई गिफ्ट करता था, लेकिन अब जैसे ही उसे भी भारत में लाओ गिफ्ट वाला है तो कस्टम देना पड़ेगा। बोला कस्टम के पैसे नहीं होते थे, तो हम अपने जानने वालों को ही उसे गिफ्ट कराते थे कि तुम रखो यार। समझ में आ गया? आज भी अगर आप आएंगे ना विदेश से, अगर आप आएंगे तो एयरपोर्ट पे कुछ दुकानें होती है जिसमें फ्री इंपोर्ट ड्यूटी की चीजें मिलती हैं, कि विदेश से आए हो तो भारत आने के बाद कोई कुछ पूछेगा लाए कुछ। कहीं भी आदमी जाता है तो वहां 2-4 प्रकार की चॉकलेट, कुछ कैंडल्स, ऐसी सजाने वाली छोटी मोटी चीजें बनती है जिन पे क्या नहीं होता, इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम नहीं लगता है, नहीं तो सभी पे लगेगा। इंपोर्ट ड्यूटी इज द टैक्स डिवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अनदर कंट्री। इतना आपको समझ में आ गया? ओके। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस पे एक बार बात कर दूं, अलग अलग दोनों के बारे में लिखा दूंगा। मैंने आपके सामने लिखा है डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, एक बार लिख लेते हैं और खत्म करते हैं कहानी को। हाँ, कल के दिन एक बार पढ़ो तो डॉक चार्जेस, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये आपके सामने मैंने लिखा डॉक चार्जेस, फटाफट से लिखता हूं। हाँ, डॉक चार्जेस आर द एक्सपेंसेस पेड एट द पार्ट, सॉरी, डॉक चार्जेस आर द एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस है, डॉक चार्जेस आर द एक्सपेंसेस पेड एट द डॉक, पेड एट द डॉक और पोर्ट, तो कहां पे दिए गए, डॉक और पोर्ट पे, फॉर लोडिंग अनलोडिंग, फॉर लोडिंग अनलोडिंग एंड टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ गुड्स, एंड टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ गुड्स। ये देखो इतना हो गया। पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड, पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड, समझो तो जरा। डॉक चार्जेस आर द एक्सपेंसेस, ये वो खर्चे हैं पेड एट द डॉक और पोर्ट, जो कहां पे दिए जाते हैं, डॉक और पोर्ट पे, बंदरगाह पे। अच्छा, क्यों दिए जाते हैं मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो मुझे गुजरात से यहां हल्द्वानी सामान मंगाना है, तो ऐसा थोड़ी हो, ऑटो थोड़ी हो, ये पहाड़ की गाड़ी थोड़ी हमारी, जो पहाड़ की गाड़ी में हम करते हैं कि गाड़ी जा रही है रोड में खड़े हो जाएंगे, ये लो हल्द्वानी पहुंचा देना इसे, या इसे अल्मोड़ा पहुंचा देना, उसे दे दिया 150 रुपए। उतना बड़ा शिप है, वो कम से कम 10-15 दिन तक तो पहले बनता है, मतलब 10-15 दिन तक उनके पास अलग अलग लोग आते हैं, अपना सामान उस शिप में रखवाते हैं, 10-15 दिन में भरेगा, जब वो भरेगा उसके बाद वहां से चलेगा। तो मान लेते हैं उस 15 दिन के अंदर मैं भी पहुंच गया तीसरे-चौथे दिन कि यार मेरा सामान भी, उसने कहा शिप जाएगा 15 दिन बाद, आप रखवा दो अपना सामान, तो उस पोर्ट में मैं अपना सामान उसमें रखवाऊंगा नहीं रखवाऊंगा? तो देखो पहले जब मैं जाऊंगा तो सामान अंदर रखवाने का उसे कहेंगे लोडिंग, तो लोडिंग भी पोर्ट पे होगी। अनलोडिंग बाद में वो सामान मेरा एक दूसरे बंदर, यहां से चलेगा तो एक दूसरे बंदरगाह पे तो उतरेगा। तीसरा टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ गुड्स, मैं तीसरे दिन पहुंचा था वहां, 15वें दिन जो है शिप निकलेगा वहां से, तो 11-12 दिन मेरा सामान वहां स्टोर भी तो रहेगा। इन चीजों पे जो पोर्ट पे खर्चा होता है उसे कहते हैं डॉक चार्जेस। किस किस पे? लोडिंग, अनलोडिंग और टेम्परेरी लोडिंग, फिर क्या था, अनलोडिंग और टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ गुड्स। समझ आ गया? बोल रहा है पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज है, ये जो हम सामान खरीद रहे हैं रॉ मटेरियल उसका खर्चा है, ये सभी उसी के खर्चे हैं। रॉ मटेरियल अकेला थोड़ी, रॉ मटेरियल आएगा उस पर भाड़ा उसमें जुड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी जुड़ेगी,
पोर्ट चार्जेस जुड़ेंगे, तब जाके रॉ मटेरियल का ही खर्चा निकल रहा है अभी ये। अगर कभी कल के दिन पूछ दे कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, जो आपने सामान खरीदे उसका खर्चा बताओ, तो सामान खरीदे उसका खर्चा तो यही है भैया। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज निकाल लोगे, क्या क्या जोड़ोगे, लिख लेना तुम यहां पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स खुद समझ लगाओ ना, फॉर्मूले बनाना सीखो। कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो सामान खरीदा उसका खर्चा बताओ, डायरेक्ट एक्सपेंस थोड़ी पूछ रहा हूं। जो सामान खरीदा उस पर क्या खर्चा हुआ, एक तो उसकी कीमत 10 रुपए का रॉ मटेरियल था, भाड़ा लगा 1 रुपए, उस पर 11 हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी लग गई 1 रुपए 12 हो गया, डॉक चार्जेस लग गए 2 रुपए 14 रुपए हो गया, या 1 रुपए 13 रुपए, इस तरीके से। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस के साथ साथ एक क्लियरिंग चार्जेस भी होते हैं यार। कौन से होते हैं समझाऊं, क्लियरिंग चार्जेस क्या है? पूरा नाम है डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस। डॉक तो समझ गए, लोडिंग अनलोडिंग और टेम्परेरी स्टोरेज जो पोर्ट पे होता है। अब उस पोर्ट में ना कागजी कार्रवाई भी होती है बहुत, ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा। जो आप गुड्स रखा रहे हो उसमें क्या है कैसा है, तो जो कागजी कार्रवाई होती है, लीगल काम होता है, उसके खर्चे को कहते हैं क्लियरिंग चार्जेस। पूरा वहां अकाउंट होगा ना, क्या भेजा जा रहा है, कहां पे उतरेगा, किसको भेजा जा रहा है, कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग तो होगी। पता चल रहा आपने बम भेज दिया वहां शिप में, वो तो उड़ ही जाएगा, तो सब कुछ लीगली देखा जाएगा ना क्या भेजा जा रहा है इसमें। क्लियरिंग चार्जेस आर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर कस्टम्स। ये देखो, क्लियरिंग चार्जेस आर एक्सपेंसेस incurred for customs clearance, customs clearance and documentation of goods, and documentation of goods। ठीक है, नीचे लिखाता हूं, कस्टम्स क्लियरेंस फीस कौन कौन से होते हैं? कस्टम्स क्लियरेंस फीस, अगले क्लियरिंग एजेंट्स कमीशन, नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। इतना आए ना आए, लेकिन मैं तो पूरा ही पढ़ाता हूं, भाषणबाजी तो पहले ही कर चुका था, इन पे लिखाने भी तो हैं। तो देखिए क्लियरिंग चार्जेस क्या होते हैं। क्लियरिंग चार्जेस आर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर कस्टम। जब विदेश से अगर जहाज में सामान मंगाओगे तो कस्टम के जो खर्चे हैं वो भी क्लियरिंग के अंदर, जो भी कागज पड़ताल वाला काम है, लीगल काम है, तो लीगल काम ही तो है कस्टम्स पे। क्लियरेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ गुड्स, मैंने कहा था डॉक्यूमेंटेशन, कागजी कार्रवाई पे जो काम होगी। कस्टम भी तो लीगल काम है, ऐसे याद रखो, जो भी लीगल काम होगा जहाज से सामान मंगाते समय, या जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा, उस पर होने वाले खर्चे को कहते हैं क्लियरिंग चार्जेस। एग्जाम्पल लिखा है, कस्टम्स क्लियरेंस फीस, कस्टम डिपार्टमेंट आके चेक भी करेगा इसमें क्या है, और टैक्स भी अपना ले लेगा। क्लियरिंग एजेंट कमीशन, जो क्लियर कराने वाला, जो डॉक्यूमेंट बनाने वाला होगा उसका कमीशन। अगला डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, ये तमाम जो होते हैं वो क्लियरेंस में आ जाते हैं। क्या आप मेरी इतनी कहानी समझ गए? तो अभी तक मैंने आपको ये बताया डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेकर। आगे बढ़ूं, यहां से हम आगे बढ़ाते हैं कहानी को, क्या हो रहा है करके। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंस अभी खत्म नहीं हुए। देखो, ये जो जिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, तो ये तमाम डायरेक्ट एक्सपेंस तो हो गए रॉ मटेरियल पे। ये वही कहानी है, ये रॉ मटेरियल था, इसको फैक्ट्री तक पहुंचा दिया। अब हमने ये फैक्ट्री यहां उस तक पहुंच चुका है। अब इससे आगे कहानी शुरू होगी फैक्ट्री में बिस्किट बनने की। तो इसका एक ओवरहेड भी होता है, याद रखना। उस ओवरहेड का नाम है फैक्ट्री ओवरहेड। क्या नाम है? फैक्ट्री ओवरहेड, या इसे वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं। वर्क, किसी भी खर्चे के आगे अगर आपने फैक्ट्री लिखा हुआ देख लिया तो समझ जाना कि वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। या वर्क लिखा हुआ दिख गया, वर्क कॉस्ट, तो उसे कह देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी तक के जितने खर्चे थे वो रॉ मटेरियल ए और बी के स्थान से फैक्ट्री में लाने तक थे। अब फैक्ट्री के अंदर भी तो खर्चे होंगे बिस्किट बनने तक,
उसके बारे में मैं लिख रहा हूं। कौन सा ओवरहेड है इसका? फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स एंड फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते तो बहुत शानदार तरीके से आपको एक एक को यहां पे से पढ़ना पड़ता। मैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी समझा रहा हूं, ठीक है? नहीं तो लोग तो बस फॉर्मेट दे देता, मैं भी कितना आसान था मेरे लिए निपटाना। मैं खुद चाहता हूं कि खत्म हो जाए एडजस्टमेंट, जितनी जल्दी ये चैप्टर खत्म हो मैं आगे को पहुंचूं। मैं चाहता तो लिखा देता यहाँ पे, बोलता देखो ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हम तो ये भी समझ रहे हैं यार। तो आपका काम बनता है इनको पढ़ना अच्छे से। क्या क्या है फैक्ट्री ओवरहेड में, ध्यान से देखना। अब सबसे पहले जो काम करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में मजदूर, उसे कहा जाएगा वेजेस। क्या कहा जाएगा? वेजेस। तो उसको वेजेस ही दे दोगे जो मजदूर काम करते हैं फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जितने भी लोग मशीन पे काम करेंगे वो होते हैं मजदूर, उन्हें देते हैं हम वेजेस। नेक्स्ट, ये तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है लेकिन लिख ही लेते हैं। वेजेस एंड सैलरीज, देखो कायदे से सैलरीज आता है इनडायरेक्ट में, कहां आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और वेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन अगर दोनों साथ आ जाते तो पहला नाम देखते हैं। वेजेस और सैलरी साथ है तो जो पहला होगा वही डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। वेजेस एंड सैलरीज को डायरेक्ट एक्सपेंस हम कह देंगे, ठीक है? वेजेस एंड सैलरीज का नाम आएगा तो वो भी फैक्ट्री में ही दिया जाता है, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट, फैक्ट्री में जब बड़ी बड़ी मशीनें चलेंगी तो उनको चलाने के लिए गैस, फ्यूल एंड पावर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? गैस, फ्यूल एंड पावर। मशीनों में ही तो लगेगा। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री के अंदर बिस्किट बनने से पहले जो खर्चे हो रहे हैं, ये सामान फैक्ट्री में पहुंचने तक के खर्चे थे। गैस, फ्यूल एंड पावर। लगेगा नहीं लगेगा? अच्छा, ये कि पावर के बारे में सुन लो यार। नंबर 4 पावर, ठीक? तो क्या है पावर का, मैं उससे बताता हूं आपको। पावर का मतलब होता है जब बड़े पैमाने पे बिजली का इस्तेमाल हो, जब उतनी हैवी हैवी मशीनें चलेंगी तो बहुत ज्यादा पैमाने पे बिजली लगेगी, तो उसे कहेंगे पावर। अच्छा, एक और होता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, या लाइटनिंग कह देगा सिर्फ। पावर लिख दे तो यहां आ जाएगा बड़े पैमाने। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कह दे या क्या कह दे लाइटनिंग, तो इसका मतलब छोटे पैमाने पे बिजली खर्च हो रही है, वो ऑफिस में होती है। और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो लाइटनिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी कहां आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। हमारे घर के बिजली के बिल को पावर थोड़ी कह देंगे, इलेक्ट्रिसिटी। छोटा मोटा ही तो आता है, 2, 4, 5, बहुत भयंकर भी हो तो 10,000 रुपए आ जाता होगा तुम्हारा। समझ में आया? तो ये है पावर। जब पूरे इलाके में लाइट जाती है तो पूरे इलाके में तो बड़े पैमाने पे तो कहते हैं आज पावर कट है। लेकिन कुछ मूड खराब लोग ऐसे भी होते हैं कि घर की लाइट उनकी खराब हो गई तो बोल रहे आज पावर खराब हो गई हमारे घर की। तो ये कहानी थी आपकी पावर की। अगर लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी लिखेगा तो वो सिर्फ लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी लिखेगा तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। लेकिन यहां सुनो अब आप, लेकिन अगर फैक्ट्री लिख दे आगे से, बोल दे फैक्ट्री लाइटनिंग, तो फैक्ट्री शब्द आते ही आपको मानना होगा कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर सिर्फ लाइटनिंग होता तो इनडायरेक्ट। समझ आ रहा है आपको? लेकिन अगर लाइट वो बोल दे, फैक्ट्री लाइटनिंग बोल दे या फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल बोल दे, तो आपको वो कहां देखने को मिलेगा? फैक्ट्री ओवरहेड का हो जाएगा और डायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट एक और है फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट, अगर सिर्फ रेंट लिखा आएगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। मैं अपनी बात फिर दोहरा रहा हूं, सिर्फ रेंट होगा तो कौन सा खर्चा होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन अगर फैक्ट्री लिखा आ गया आगे से तो वो फिर से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। रटने की कोई जरूरत ही नहीं है यार, इनके आगे फैक्ट्री लिख गया तो डायरेक्ट होगा। गैस, फ्यूल एंड पावर तो फैक्ट्री में ही आएगा। वेजेस, जो मजदूर काम करते हैं फैक्ट्री में उन्हें वेजेस दिए जाते हैं। इतनी बात आप समझ पा रहे हो गया? नेक्स्ट एक और देखो यहां, 5वां जो मैं आपको लिखाना स्टार्ट कर रहा हूं वो है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस स्लैश प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चर करने वाले खर्चे या प्रोडक्शन करने, तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर ही तो होगा, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है, तो इन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा करेंगे। इतनी बात भी उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद कोई खर्चा लिखाऊं आपको तो जो बच जाता है हमारा, अभी तक तो कुछ भी अब बचता हुआ मुझे नहीं लग रहा है। एक लास्ट, एक और, इसको यहां लिखेंगे, ये यहां का खर्चा है 5वां, नंबर 5 यहां इस पोर्शन में, कार्टेज।
काटेज का मतलब हिंदी में होता है ढुलाई करना, जो कुली नहीं लाते सामान उसे ढुलाई। रॉ मटेरियल आया मेरा गुजरात से, मेरे फैक्ट्री के बाहर पे उतरा। अब फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री के बाहर पे उतर गया, फैक्ट्री के बाहर से उसे ऐसे करके कंधे में ढुलाई करके सीमेंट के कट्टे आए तो ऐसे ढुलाई करते हैं, जो भी आया उसको ढुलाई करके अंदर लेबर नहीं डालेंगे, उसे कहते हैं ढुलाई करना, काटेज। ये भी एक कैसा खर्चा, डायरेक्ट। इवन ये भी रॉ मटेरियल वाला खर्चा है, फैक्ट्री में आने से पहले जो रॉ मटेरियल को खरीदते समय लग रहा है। तो काटेज रॉ मटेरियल खरीदने वक्त वाला खर्चा है, रॉ मटेरियल को अंदर पहुंचाने तक का खर्चा है। इतनी चीजें आपको मैंने लिखा दी। नेक्स्ट एक आखिरी खर्चा जिसकी बात कर रहा हूं मैं, रॉयल्टी। इसे थोड़ा सा रट लेना। हाँ, रॉयल्टी के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहां पे आप मान लो ऑपरेशनल राइट सीक करने के लिए। सीक करना मतलब किसी से कुछ लेना। अगर जैसे तुम हो, तुम्हें एक पर्टिकुलर, हम ऐसा मान लेते हैं कि एक तुम्हारी जमीन है और तुम्हारी बिल्डिंग भी वहां पे है, उस बिल्डिंग पे काम करने का अधिकार तुम्हारा ही है, वो तुम्हारी जगह है, या किसी स्थान पे तुम्हें काम करने का अधिकार मिला हुआ है, जैसे तुम्हें रेता निकालने का अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। अब मैं वो ऑपरेशनल राइट तुमसे लेना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जो तुम्हें काम करने का राइट है, अधिकार है, वो तुम थोड़े समय के लिए मुझे दे दो ताकि वहां पे मैं भी काम कर सकूं। तो मुझे तुम्हें एक पैसा देना पड़ेगा जिसे कहते हैं रॉयल्टी, ठीक है। तो रॉयल्टी भी एक कैसा खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि एक ऑपरेशनल राइट है। ऑपरेशनल में जहां सामान बनेगा, और ऑपरेशनल राइट फैक्ट्री ओवरहेड, जितनी बातें मैं आपको कर रहा हूं, तो ये भी एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये लिस्ट है आपके सामने डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने रटाए नहीं, आपको समझा दिए। एक तो रॉ मटेरियल खरीदने के, दूसरे उन रॉ मटेरियल को फैक्ट्री के अंदर लाने के, रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया पहला। दूसरा, ये तमाम खर्चे क्या हैं, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाने का, कैरेज भाड़ा, ये इंपोर्ट ड्यूटी, रॉ मटेरियल ताकि फैक्ट्री तक पहुंचे। तीसरा, ये फैक्ट्री के अंदर के खर्चे, सामान बनने तक, गैस फ्यूल एंड पावर लगेगी, लेबर लगेगा, तभी तो ये, जैसे मार्कर बनाता हूं तभी तो ये मार्कर बनेगा। इतने तमाम टाइप के डायरेक्ट एक्सपेंस, इनको छोड़ के सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हो, लेकिन एक बार मैं जिक्र जरूर करूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये देखिए आप डेफिनेशन, अब ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन परचेजिंग द गुड्स, सही तो बोल रहा है, सामान को खरीदने में जो खर्चे लग रहे हैं, ब्रिंगिंग देम टू गोडाउन, उनको गोडाउन तक लाने में जो खर्चे लग रहे हैं, पहले खरीदने पे सिर्फ रॉ मटेरियल, गोडाउन तक लाने में ये तमाम खर्चे लगे, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, और गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में खर्चे लगे। अब आया सामान खरीदने में, उनको गोडाउन में लाने तक, और मैन्युफैक्चर करने में जो खर्चे लगते हैं उन्हें कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई दिक्कत? तो इतनी कहानी है रॉयल्टी के बारे में। अगर आप जानना ही चाहते हो और भी चीजें, तो मैं आपको और भी बता देता हूं, कौन मना कर रहा है। रॉयल्टी की एक और डेफिनेशन वैसे हुआ करती है, जो रॉयल्टी चैप्टर में हमने पढ़ी थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही, वो अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो एक बार बात कर लेते हैं, रेंट वर्सेस रॉयल्टी पे बात ही हो जाए। रॉयल्टी एक कैसा खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि किसी से हम अगर कोई ऑपरेशनल राइट लेंगे, कार्य करने का कोई अधिकार लेंगे, तो उस पर मिलने वाले खर्चे को कहते हैं, उस पर देने वाले खर्चे को कहते हैं रॉयल्टी। लेकिन फिर भी समझ लो, एक होता है रेंट, एक होता है रॉयल्टी। रेंट जो है वो आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, अगर रॉयल्टी, सॉरी, रेंट अगर लिखा होगा सिर्फ तो कौन से खर्चे में आ जाएगा, लेकिन अगर आगे से फैक्ट्री लगा दिया जाए, फैक्ट्री रेंट, तो कौन से खर्चे में आएगा, ठीक है। अच्छा, एक काम करना है यार, जो पीछे अभी तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे आपने फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, उसके अंदर एक लिख देना वर्क कॉस्ट, उसे वर्क ओवरहेड भी तो कहते हैं। किसी के आगे वर्क लग जाएगा तो भी वो डायरेक्ट खर्चा होगा, वर्क कॉस्ट भी उसी में आएगी। तो देखिए एक बार रेंट और रॉयल्टी में अंतर दूसरे तरीके से बता देता हूं। हाँ, रेंट जो होता है वो होता है टाइम बेस्ड, क्या होता है, और रॉयल्टी जो होती है ना, वो होती है आपका आउटपुट बेस्ड। एग्जांपल दूं, मैंने एक रूम रेंट पे लिया पढ़ाने के लिए, तो मकान मालिक ने कहा, जो उसका मालिक था, उसने कहा 10,000 रुपए रेंट है पर मंथ, कितने बच्चे आए कितने नहीं आए,
तुम छुट्टी रखो पूरे महीने, मुझे कोई लेना देना नहीं है, किराया है 10,000 पर मंथ, तो टाइम बेस्ड है। एक महीने का 10,000, एक महीने का 10,000, इसे कहेंगे रेंट। लेकिन उसने दूसरी बात रखी, अगर उन्होंने मेरे से कहा कि आप पर मंथ रेंट मुझे मत देना 10,000, आप ऐसा करो पर स्टूडेंट के हिसाब से मुझे पैसा दो, एक बच्चे पे 200 रुपए, ठीक है। अगर आपके वहां एक एडमिशन होता है तो 200, दो एडमिशन होता है 400, एक भी बच्चा नहीं आता तो एक भी रुपए मत दो। आउटपुट बेस्ड है, देख रहे हो, 50 बच्चे आएंगे तो 50 इंटू 200 जितना होगा उतना मैंने उन्हें देना पड़ेगा। 1,000 बच्चे आ गए तो 1,000 इंटू 200 के हिसाब से मुझे उन्हें देना पड़ेगा। तो कहानी आउटपुट बेस्ड की है, जितने बच्चे आ रहे हैं आउटपुट ही तो है। 2 बच्चे आएंगे तो 200 इंटू 2, 400 रुपए ही दो। किसी महीने एक भी बच्चा नहीं आया, मतलब एक भी एडमिशन नहीं हुआ, तो एक भी रुपए उन्हें देने की जरूरत नहीं है। आउटपुट बेस्ड होता है, उसे रॉयल्टी कहते हैं। यहां ये वाली डेफिनेशन नहीं लेनी लेकिन रॉयल्टी की, यहां लेना है कि आप कोई ऑपरेशनल राइट सीख कर रहे हैं, किसी का काम करने का जो अधिकार है वो आप उससे थोड़े समय के लिए मांग रहे हैं। इसी के साथ हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कहानी खत्म होती है। उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस समझा पाया, ठीक है। उतने ही हैं डायरेक्ट एक्सपेंस जितने मैंने आपको लिखा दिए, उसके अलावा स्लाइड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सारे ही लिखा है मैंने यार। अब मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंस नाम एक एक करके दे दूं, कितना रटोगे? बहुत है इतना। क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस? डेफिनेशन याद हुई? जो रॉ मटेरियल खरीदने में खर्चे होते हैं, उन्हें गोडाउन तक पहुंचाने में खर्चे होते हैं, और तीसरा जो गुड्स बनाने में खर्चे होते हैं उन्हें कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब कहानी आती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। किसकी कहानी आ रही है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बड़ी जल्दी जल्दी मैं इसे लिख के समाप्त करता हूं आगे कहानी। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं इस पे थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं, ठीक। लिखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस are those expenses which are not directly, are those expenses which are not directly identifiable with the production of goods, identifiable with the production of goods or rendering of services, or rendering of services, but are included for running the business as a whole, but are included for running the business as a whole, but are included for running the business as a whole, for running the business as a whole। हो गया इतना? ठीक है आकाश भाई इतना ही लिखते हैं, कहानी खत्म हो जाएगी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के नहीं दिखाना चाहता हूं अभी, लेकिन आपको पता है कि ये एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आते हैं। मैंने पढ़ाया था ना आपको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। पहले लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस पूरा बना के देखा हुआ है, समय बर्बाद मेरा होगा। देखो मैं एक बात बताऊं, अगर मैं आपको आज कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा होता तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ओवरहेड्स आते हैं और मैं इसे बहुत कमाल तरीके से बहुत खोल के आपको पढ़ाता। लेकिन हम यहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक, खाली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पहचानना सीख रहे हैं, तो उतनी बड़ी कहानी नहीं बताऊंगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की एक डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे नोट्स में, मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पे जानबूझ के, क्योंकि वो कॉस्ट अकाउंटिंग वाली है। आ गया कि जैसे मार्कर बना रहे हैं ना, तो अगर ये जो जॉब यूनिट है या ये जो आउटपुट है, इसमें उसको डायरेक्टली अप्रोप्रिएट नहीं करा जा सकता, डायरेक्टली इसमें नहीं लगाया जा सकता, तो उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते थे।
इस टाइप की एक डेफिनेशन है जिसको समझाने के लिए 5-7 बढ़िया एग्जाम्पल भी आपके सामने रखता मैं, लेकिन वो डेफिनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉस्ट नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखो अभी मैं एक सिंपल डेफिनेशन रखता हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, इसे आप समझे। ठीक, गुड्स बनाने तक के जो खर्चे थे, बिस्किट बनने तक के, वो सारे डायरेक्ट थे। उसके बाद बिस्किट उठाने के बाद के जितने खर्चे हैं वो क्या हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वो एक्सपेंसेस हैं जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सामान बनाने से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन पूरे बिजनेस को चलाने में एज अ होल खर्च होते हैं। फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। मतलब प्रोडक्शन, बिस्किट बनाने से उनका ज्यादा कोई लेना देना, लेकिन पूरे बिजनेस को चलाने में एज अ होल काम आते हैं। जैसे फैक्ट्री में जो बंदा बिस्किट बना रहा है, मशीन पे लग के उसे वेजेस दे रहे हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस था क्योंकि डायरेक्ट बिस्किट बनाने में इन्वॉल्व था। जो फैक्ट्री के अंदर गैस, फ्यूल, पावर लग रहा था, मशीनों में डाल रहे थे, क्या उससे डायरेक्ट बिस्किट बन रहा था? हाँ। लेकिन एक आदमी ऑफिस में बैठा हुआ है, अकाउंटिंग कर रहा है, क्या उसका डायरेक्ट मतलब बिस्किट के प्रोडक्शन से है? डायरेक्टली कहां बिस्किट वो बना रहा है? वो तो अलग से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है जो खाली नोट कर रहा है सब कुछ। लेकिन पूरे बिजनेस को चलाने के लिए अकाउंटिंग भी तो जरूरी है, हिसाब किताब। अगर वो आदमी नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कितने का सामान बेचा, कितने का खरीदा, कितना प्रॉफिट हुआ, कहां को जा रहा है? बिजनेस चलाने के लिए तो जरूरी है ना। तो यही डेफिनेशन लिखता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल, जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं है विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। दुनिया में या तो आप गुड्स बनाते हो या क्या बनाते हो? सर्विस। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सर्विस रेंडर कर रहा हूं, सर्विस मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। ऐसे खर्चे जो डायरेक्ट गुड्स या सर्विस बनाने से रिलेटेड नहीं है, लिखा तो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स बनाने से डायरेक्ट उनका कोई ताल्लुक नहीं है। या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, गुड्स बनाने से ताल्लुक किसका था? वो वेजेस जो आदमी फैक्ट्री में काम कर रहा था, वो रॉ मटेरियल गुड्स बनाने से ताल्लुक था, वो गैस, फ्यूल, पावर जो लग रही थी मशीन पे, डायरेक्ट ताल्लुक था। इनका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता। फिर बट आर इंक्लूडेड फॉर रनिंग द बिजनेस एज अ होल, लेकिन इनको शामिल किया जाता है अगर बिजनेस को चलाना है, पूरे बिजनेस को एज अ होल चलाना है तो ये खर्चे भी लगेंगे। जैसे मैंने कहा था ना, अकाउंटिंग करता हुआ क्लर्क जिसे हमने सैलरी देनी होगी, उसका क्या मतलब बिस्किट बनाने से? लेकिन वो जरूरी है, वो नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, इन्हें डेबिट किया जाता है कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। शुरुआत करूं आकाश भाई? एक एक करके मैं इनकी शुरुआत आपके सामने कर रहा हूं और आप देखते रहना हाँ कि किस तरीके से मैं आपको ये पढ़ाता हूं करके। और कुछ नाम आपको बताऊंगा, आपको याद कर लेना बिल्कुल बहुत अच्छे से कि मैं कौन कौन से नाम लिख रहा हूं। उसके बाद मैं अपने आज की कहानी की तरफ को बढ़ूंगा और आपको भी बेहतर लगेगा कि ठीक ठाक चीजें हम पढ़ रहे हैं। ये देखिए, शुरू करूं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 3 तरीके के ओवरहेड्स होते हैं यार। कितने तरीके? पहला ओवरहेड का नाम है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पहला ओवरहेड आपके सामने मैंने रखा। क्या आप मेरी इतनी बात समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना शुरू कर रहा हूं करके? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की ग्रुपिंग करी हुई, इन्हें कुछ हेड्स में बांटा गया है, डायरेक्ट अंधाधुन नहीं लिखे गए हैं। 3 ओवरहेड्स हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड्स और मिसलेनियस ओवरहेड्स। एक बार मैं आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर क्या क्या आता है उस पर बात कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आना अच्छे से स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट करूं? ठीक। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, मैं सीधा एग्जांपल लिखा सकता था लेकिन थोड़ा पढ़ ही लेते हैं यार। आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ करते हैं। ओके, हुआ करते हैं इनडायरेक्ट, ये तो जानते हैं हम। इनकर्ड फॉर पॉलिसी मेकिंग, इनकर्ड फॉर, एक बार पहले लिख लेते हैं हाँ, पॉलिसी मेकिंग,
incurred for policy making, administration, comma, and overall management of the business, and overall management लिखा है of the business, ठीक है। एक बार मैं आगे इनके बारे में और कुछ चीजें लिख दे रहा हूं। नेचर लिख ही लेते हैं यार। नंबर 1, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन और सेलिंग, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन और सेलिंग। नंबर 2, concerned when planning, concerned with planning and controlling. Number 3, incurred at head office or admin office, incurred at head office or एडमिन ऑफिस। एक बार और बाइफरकेशन करूंगा यहां पे। एक होते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, एक होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। incurred for day-to-day expenses, day-to-day running of the business, day-to-day running of the business। फिर समझाता हूं, हाँ, ओके। incurred for management, control, planning and decision making, incurred for management, control, planning and decision making, planning and decision making। देखो समझो क्या है करके। हाँ देखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में पहला ओवरहेड है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का। मैं एक बार आपको समझाऊं। ऑफिस का मतलब होता है जो अकाउंटिंग वर्क करेंगे उसे कहते हैं ऑफिस। ऑफिस में कुछ नहीं होता, जो लेखा जोखी करते हैं ना, हिसाब किताब लगाते हैं कि कितने का रॉ मटेरियल खरीदा, कितने का बेचा, कितने लोग हैं, उनकी सैलरी बनाना, काम करने वालों की सैलरी बनाना, एक एक रुपए कहां खर्च हो रहा है, तमाम टाइप की अकाउंटिंग करने का काम होता है ऑफिस वालों का। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या क्या आएगा इनडायरेक्ट के अंदर, एक पहले से भूमिका बना लो दिमाग में कि यार इसमें खर्चे आएंगे जिसमें अकाउंटिंग का काम होगा, सारे कागजी कार्रवाई यही करेंगे। देखो अच्छे से, यहां ऑफिस वाले अकाउंटिंग वर्क करते हैं, लिखने झुकने का वर्क, तो जितना भी अकाउंटिंग वर्क से रिलेटेड खर्चा होगा सब इन्हीं का होगा। दूसरा, अगर आप ऑफिस वालों की बात करोगे तो ये आपका लीगल वर्क भी करते हैं। समझो तो जरा, यहां एक तो ये आपका करते हैं अकाउंटिंग वर्क जो मैंने आपको बताया, दूसरा आपका ये करेंगे लीगल वर्क। कौन सा वर्क? इनकम टैक्स भरने जाना है, ये भरने जाएंगे। लीगल फीस, कोर्ट में केस चल रहा है, ऑफिस वाले ही जाएंगे। अकाउंटिंग का जितना काम है ऑफिस वाले ही करेंगे। समझ आ गया? अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं जो चला रहे हैं किसी चीज को, ठीक है। जैसे हमारे ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं, हमारे उत्तराखंड में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो उत्तराखंड को चलाने वाले लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स, यहां का जो IAS होगा, आ रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वही तो एक जिले को चलाता है, वो उस जिले के लिए पॉलिसी बनाता है कि ऐसा होगा, बारिश की वजह से कल छुट्टी रहेगी। ये पॉलिसीज तो हैं, और भी तमाम पॉलिसीज। तो जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, जो मैनेजमेंट में होते हैं, जो लोग नियम कानून बनाते हैं, उन्हें कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स। क्या कहते हैं?
इसीलिए आपने एडमिन ब्लॉक देखा होगा कॉलेजेस में, वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, कब क्या होगा, कैसा होगा, कब एडमिशन होंगे, कब एग्जाम होंगे, तो एडमिन ब्लॉक का काम होता है, समझे। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या क्या आएगा, ऑफिस में अकाउंटिंग का काम और लीगल वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्या बनाएंगे, मैनेजमेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, वो तो ऐसे वाले जितने भी खर्चे लगेंगे वो सब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंदर आते हैं। तो देखिए लिखता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड फॉर पॉलिसी मेकिंग। किसमें लगता है, पॉलिसी। पॉलिसी कौन बनाएंगे, ऑफिस वाले, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि यहां तो दोनों साथ है ना। पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाने के लिए, एक कंपनी को चलाने में जो काम होंगे उसमें जो चीजें होंगी वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है। मैनेजमेंट करना, पॉलिसी बनाना, उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। नेचर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन और सेलिंग, प्रोडक्शन और सेलिंग से रिलेटेड नहीं है। कंसर्न विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, इनका मतलब प्लानिंग और किससे होता है, प्लान करना। बिजनेस में, मैनेजमेंट में आप पढ़ोगे कंट्रोलिंग क्या होता है, पहले प्लान करना, फिर देखना कि प्लान के अकॉर्डिंग काम चल रहा है नहीं चल रहा, वो चेक करना, ये कंट्रोलिंग होता है। इनकर्ड एट हेड ऑफिस या एडमिन ऑफिस, ये खर्चे कहां लगते हैं, हेड ऑफिस में, जहां डायरेक्टर बैठते होंगे जो पॉलिसी बनाते होंगे, या फिर एडमिन ऑफिस में। यहां से ज्यादा समझ में आ जाएगा। ऑफिस इनकर्ड फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, अकाउंटिंग वर्क, डे टू डे वर्किंग के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव इनकर्ड फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में होता है, कंट्रोल में, प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में। ये तमाम जो चीज दिखाई मैंने आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, पहले ओवरहेड को लेके, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, इसे आपने लिखना है, समझना है और आगे बढ़ जाना है। याद रखना यार, ऑफिस अकाउंटिंग वर्क, लीगल वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बनाने वाले जो खर्चे होते हैं उन्हें कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। लिखो, आगे बढ़ो, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये लिखने वाला पेपर थोड़ी है, लेकिन एक समझ आएगी। अब मैं आपके सामने कौन से खर्चे रखने वाला हूं, ये खर्चे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का एक एक करके। क्या ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंदर ही आते हैं। शुरू करूं, ऑफिस में काम करने वाला आदमी होगा क्लर्क, तो उसको सबसे पहले क्या दी जाती है, वेजेस नहीं दिए जाते इसे, इतना समझ में आ गया। अच्छा, वेजेस कहां आया करते थे, वेजेस ऊपर आते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, लेकिन अगर कभी सैलरीज एंड वेजेस आ गए, दोनों साथ आ रहे हैं, तो किसका नाम देखा जाएगा, सिर्फ पहले वाले का, पहला वाला सैलरी है तो यहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखो, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, बहुत ध्यान से सुन लो। अकाउंटिंग वालों का काम है कि सारे लीगल काम करना और अकाउंट, तो टैक्स भरने का काम किसका होगा, ऑफिस में। एडमिन वालों का भी नहीं होगा, ऑफिस वालों का काम होगा, होगा नहीं होगा। अच्छा, रेट्स टैक्सेस की तरह ही मान लो, बाद में बात करेंगे इकोनॉमिक्स से बात, रेट्स और टैक्सेस लीगल वर्क यही करेंगे। रेंट भी यही भरते हैं यार, मैंने बताया था पीछे, रेंट ऑफिस का खर्चा है। रेंट एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सा खर्चा, इनडायरेक्ट में भी कौन सा ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड। पूछा जा सकता है कि बताओ कौन से ओवरहेड में आएगा, फिर खत्म नहीं होनी चाहिए कहानी। ऑफिस ओवरहेड वाले हमारा रेंट देंगे, ऑफिस का रेंट होता है ना जनरली। रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री, लेकिन अगर ऐसा आ गया फैक्ट्री रेंट लिख दिया तो फिर फैक्ट्री में, नहीं तो सिर्फ रेंट लिखेगा तो यहां नंबर 4। और क्या क्या खर्चे करते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, समझ पा रहे हो आप। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मतलब होता है, देखो प्रिंटिंग करने के लिए प्रिंटर चाहिए होगा, स्टेशनरी पेन पेंसिल रबर इरेजर सब ऑफिस वालों को ही तो चाहिए होंगे अकाउंटिंग करते समय। अब आ रहा है, तो ऑफिस का खर्चा है, ये पता होना चाहिए कि कौन सा खर्चा कहां का है। नेक्स्ट, पोस्टेज, डाक भी तो ये भेजेंगे, भेजेंगे नहीं भेजेंगे, अरे लीगल वर्क यही तो कर रहे हैं, तो कहीं लेटर वेटर भेजना होगा तो ऑफिस वाले ही तो भेजेंगे, फैक्ट्री वाला थोड़ी बनाएगा लेटर। लाइटनिंग बताया था ना, छोटे पैमाने पे बिजली खर्च होती है, ऑफिस में ही तो होगी, तो लाइटनिंग भी ऑफिस में ही आएगा, छोटे पैमाने बिजली ऑफिस में खर्च होती है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस भी तो ये लोग भरेंगे आकाश भाई, इंश्योरेंस फैक्ट्री का जो इंश्योरेंस होगा सारा ऑफिस का काम इन्हीं का है, सारे कागजी कार्रवाई वाले काम यही करेंगे। नेक्स्ट इन्होंने लिखा टेलीफोन चार्जेस, कौन से चार्जेस, टेलीफोन के जो खर्चे होंगे, फोन यही तो फैक्ट्री में थोड़ी रखा होगा, फोन ऑफिस में ही रखा होगा,
तो ये भी यहीं आएगा टेलीफोन एक्सपेंसेस। याद नहीं करना, एक भी याद समझना है। टेलीफोन, ऑफिस, पोस्टेज, डाक कहां से भेजी जाएगी, ऑफिस वाले तो भेजेंगे, समझना है और आगे बढ़ना है खाली। लीगल चार्जेस, क्या लीगल मैटर यही संभालते हैं हमारे, तो लीगल चार्जेस तो इन्हीं का खर्चा हुआ। लगा दोगे वहां 4 ऑप्शन देके। 10वां ऑडिट फीस। ऑडिट का मतलब एक बार आज आपको बता दूं मैं। देखो, बुक कीपिंग से बड़ा होता है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के बाद होती है ऑडिटिंग। पहले सिलेबस में था, अब हट चुका है। बुक कीपिंग खत्म होती है तो अकाउंटिंग शुरू होती है, अकाउंटिंग खत्म होती है तो ऑडिटिंग शुरू होती है। ऑडिट मतलब जो आपके अकाउंट्स बने हैं उनको चेक किया जाता है कि वो सही है या नहीं है। और ये पता है कौन कर सकता है, सिर्फ CA भी नहीं कर सकता, प्लस COP। ऐसा चार्टेड अकाउंटेंट जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, जिसने कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस भी कहीं करी हो, वही सिर्फ ऑडिट कर सकता है। क्या आप मेरी बात समझे? तो ऑडिटिंग इन्हीं के अकाउंट्स की तो होगी, मतलब चेक करना ऑडिट, ऑफिस वालों का ही खर्चा है ऑडिटिंग भी। एक आएंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कौन से? ट्रैवलिंग और कन्वीनियंस दो चीजें होती हैं। कन्वीनियंस का मतलब होता है जब आप किसी सामान को बेचने जाएंगे उस समय जो भाड़ा लगता है वो सेलिंग ओवरहेड का होगा, इनडायरेक्ट तो होगा, लेकिन कौन से ओवरहेड का? ट्रैवलिंग, इनका खर्चा, घूमना। किसी लीगल मैटर से जा रहे हैं कहीं तो कन्वीनियंस थोड़ी कहेंगे उसे, कन्वीनियंस तो छोटे आदमी को मिलता है, बड़े मैटर पे जाएंगे, डिसीजन मेकर्स हैं कहीं जाएंगे तो इन्हें कहते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इनके जाने को कहा जाता है। इतना हो गया। इतने में से तो मुझे नहीं लगता कि एक भी आपको याद करने की जरूरत पड़ी होगी, इतने में से, ठीक है। लेकिन 12, 13, 14 अगर कुछ याद करना चाहते हो तो इनको याद कर लो। 3, एक है इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, कुछ याद नहीं करना है तो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में आएंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में नहीं, ऑफिस में आएंगे, इवन इनडायरेक्ट के भी। और तीसरा होता है जर्नल एक्सपेंसेस। ठीक, आप बोलेंगे ऐसा क्यों, याद क्यों करवा रहे हो? इनके लॉजिक अगर निकाल के पढ़ोगे ना तो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस ऑफिस को चलाने वाले खर्चे कह रहा है, ऑफिस के मेंटेनेंस वाले। जर्नल एक्सपेंस वो भी वही कह रहा है, ऑफिस को मेंटेन करने वाले खर्चे। तो सबकी डेफिनेशन लगभग एक जैसी है। ट्रेड आपने पढ़ा होगा, कहीं पे सामान बनता है तो बनने के बाद उसको प्रोडक्शन जगह तक पहुंचाने वाले खर्चे को ट्रेड कहते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि सेलिंग का खर्चा है। ट्रेड का मतलब पता क्या होता है, ये मार्कर यहां बना, ठीक है, इसके बाद इसको खरीदा जाएगा, मान लेते हैं इसको अल्मोड़ा में खरीदा जाएगा, तो यहां से लेकर अल्मोड़ा इसको खरीदे जाने के बीच में जो खर्चे हैं, और जहां पे इसे खरीदा जाएगा वहां पहुंचाने के खर्चे को कहते हैं इन वो ट्रेड एक्सपेंसेस। तो ऐसा लगता है सेलिंग ओवरहेड का होना चाहिए, उनका काम है पहुंचाना, लेकिन आता यहां है। तो विवादित है तीनों के तीन, इस्टेब्लिशमेंट, जर्नल और ट्रेड। बहुत भयंकर पेपर देने थोड़ी जा रहे हो, ऐसा आएगा नहीं। तो एक जर्नली मैंने आपको बता दिया कि कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा है, पता चल जाना चाहिए। 2-4 सवाल अगर पूछे ना कि ये लाइटनिंग, तो बोल दो ऑफिस का है यार, पोस्टेज ऑफिस का, स्टेशनरी ऑफिस, लीगल एक्सपेंसेस ऑफिस। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप ऑफिस के खर्चे समझ गए। हो गया ना? आगे बढ़ाना स्टार्ट करूं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पहला हमारा जो ओवरहेड था वो समाप्त होता है, जिसे हमने कहा ऑफिस ओवरहेड। नेक्स्ट आगे बढ़ा रहा हूं मैं। अगला जो आपका ओवरहेड है उसका नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड्स। ठीक, ज्यादा बात नहीं करेंगे, कोशिश रहेगी कि जितनी जल्द से जल्दी खत्म हो सके। किसकी बात कर रहा हूं? दूसरा ओवरहेड है इसका सेलिंग एंड, शॉर्ट में ही लिखाता हूं यार, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड्स। इतनी बड़ी कहानी थी नहीं ये। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड पे अब हम बात करेंगे। ठीक, इसमें देखो ये भी तो 2 ओवरहेड से बना है, एक सेलिंग और एक, तो इसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं एक बार बात कर ले हम। बिस्किट उठाया, उठा के बेचने जाने वाले हैं ये, इनका काम है बिस्किट उठाओ और बेचने जाते हैं फिर, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड्स। देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव में एक अंतर आपको बता देता हूं। सेलिंग
overheads are expenses incurred to create demand and obtain orders, to create demand and obtain orders for goods। ठीक है। दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, distribution overheads are expenses incurred to deliver the goods to customers, आफ्टर सेल। अच्छा समझो, देखो सेलिंग एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस के बारे में बताऊं तो डिस्ट्रीब्यूटिव वालों का काम पता है क्या होता है? डिलीवरी करना। सिर्फ बिस्किट बन गया, उठाओ और डिलीवरी करके आओ, उठाओ फिर डिलीवरी करने जाओ, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड्स। उठाओ, पहले उसे क्या करो? पैक करो, गोडाउन में कुछ दिन स्टोरेज करो, जैसे ही किसी ने कहा मुझे यहां चाहिए पहुंचा के आ जाओ, इन्हें कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। सेलिंग क्या होते हैं? ये वो है जो आपके लिए डिमांड जनरेट करते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। एडवर्टीजमेंट करना इनका काम होगा, फोन पे करना, हाँ सर सामान ले लो, इनका काम होगा डिमांड जनरेट करना। तो लिखा है देखो, सेलिंग ओवरहेड्स आर एक्सपेंसेस इनकर्ड टू क्रिएट डिमांड। क्या करने के लिए? डिमांड क्रिएट करने के लिए। ये घर घर सामान पहुंचाने नहीं जाएंगे, ये डिमांड क्रिएट करेंगे। एंड ऑब्टेन ऑर्डर्स फॉर गुड्स, सबसे मुश्किल काम यही है। लोग बोलते हैं ना यार मैं मार्केटिंग में हूं, तो मार्केटिंग का मतलब यही है कि बेचना। फोन लगाओ, हाँ सर हमारे वहां ये बन रहा है, ले लो, ऐसा कर दो। बहुत कठिन काम है लेकिन कंपनी को चलाते ही है। सेलिंग वाले क्या हैं? जो डिमांड क्रिएट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड्स आर एक्सपेंसेस इनकर्ड टू डिलीवर द गुड्स टू कस्टमर्स आफ्टर सेल। सेल के बाद गुड्स को कस्टमर्स तक डिलीवर करना इनका काम है। समझ गए सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आता है? सेलिंग डिमांड जनरेट करना, डिस्ट्रीब्यूटिव उस बने हुए सामान को सिर्फ पहुंचा के आओ। आपका काम दिमाग लगाना नहीं है, डिमांड जनरेट करना आपका काम नहीं है, आपका काम सिर्फ क्या है? पहुंचाना। इसे कहते हैं हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड्स। मतलब इनका काम, वो बिस्किट नीचे गिरा था वहां से उठाओ, उसको घर पहुंचा के आओ और उसको बेचो, डिमांड जनरेट करो। ऐसे खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव पे आ जाएंगे। तो मैं लिखा दूं यहां पे, देखो पहला, एक एक करके इनके नाम लिखा रहा हूं। नंबर 1, इसे ना कैरीज आउटवर्ड कहते हैं यार। क्या कहते हैं? कैरीज मतलब भाड़ा, आउटवर्ड बाहर को जाते समय। फैक्ट्री में बिस्किट बना, अब वो बाहर को जाएगा। इनवर्ड जब रॉ मटेरियल आ रहा था, आउटवर्ड जब वो बन के बाहर को जा रहा है, तो इसे कहेंगे हम कैरीज आउटवर्ड। या एक काम और कर सकते हैं, कैरीज मतलब भाड़ा होता है ना, कैरीज ऑन सेल्स। किस पे लगेगा भाड़ा? सेल्स पे लगेगा ये भाड़ा, बेचते समय भाड़ा लगेगा। क्या एडवर्टीजमेंट इन्हीं का काम होगा? कौन सा काम होगा इनका? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट करना भी इन्हीं का काम है, समझ रहे हो ना आप? बेचना, ठीक है, एडवर्टीजमेंट करना इन्हीं का काम है। मतलब एडवर्टीजमेंट करके सेल को बढ़ाना। किसका होगा एडवर्टीजमेंट? सेलिंग का या ओवरहेड इसका? डिस्ट्रीब्यूटिव का? सेलिंग का, डिमांड जनरेट करने के लिए। अच्छा कमीशन, ये भी जरूरी है यार। कमीशन भी सेलिंग ओवरहेड के अंदर आता है। कैसे? जैसे मैं हूं सेलिंग वाला, मेरा काम है सामान बेचना। हमारी कंपनी ने मार्कर बनाए, सामान बेच ही नहीं पा रहा हूं। एक आदमी मेरे पास आया, बोला मैं तुम्हारे 1 लाख मार्कर बेच सकता हूं। मैंने कहा भाई बेच दे यार, 1 लाख मार्कर बेच दे, 10% कमीशन ले लेना तू। जितना का रुपए का बेचेगा 10% मैं तुझे दे दूंगा। तो सेलिंग डिपार्टमेंट का ही तो काम है, बेचते समय कमीशन देना पड़ेगा ब्रोकर्स को। ये ऐसे लोग हैं जो आपका सामान बिकवाएंगे, आपसे नहीं बिकेगा तो ये भी सेलिंग का काम है, कमीशन। अगला, कमीशन से ही एक शब्द आ जा रहा है ब्रोकरेज। वही जो मीडिएटर को देंगे ना, ब्रोकर जो मिलेगा, बोलेगा मैं बेच देता हूं, उसी को हम ब्रोकरेज भी देंगे। एक कमाल का खर्चा देखो, बैड डेट्स इसी में आता है।
एक्सपोर्ट ड्यूटी इसी में आती है, दोनों समझा देता हूं पहले। इंपोर्ट ड्यूटी थी रॉ मटेरियल मंगाते समय, ऐसे ही जब देश से बाहर सामान बेचते हो तब भी टैक्स देना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो क्या बेचोगे? जो बनाया है वही तो बेचोगे। तो इस समय सामान बिकने के लिए जा रहा है, बिस्किट बनने के बाद का खर्चा है, बिकेगा ना, तो बाद का खर्चा है, तो सेलिंग ओवरहेड्स के नाम से आएगा। बैड डेट्स, जब आप सामान बेचने निकलोगे तो उधार में भी किसी को सामान बेचोगे। उधार में अगर आप सामान बेचोगे तो कुछ लोग पैसे लेके गोल हो जाएंगे आपका, बाद में पैसे नहीं देंगे, तो बैड डेट्स, डूब गया। ये खर्चा भी कैसा है? सेलिंग ओवरहेड का खर्चा है, क्योंकि बेचते समय लोग गायब हो गए। एक लिख रहा है पैकेजिंग एक्सपेंसेस, सही लिख रहा है? पैकिंग करना भी तो इन्हीं का काम होगा। बिस्किट गिरा, उसका उठाओ, किसका होगा दोनों में से? डिस्ट्रीब्यूशन वालों का होगा पैकेजिंग। एक लिख रहा है डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस। यार क्या लिख रहा है? डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, जब आप सामान को डिलीवर करने जाएंगे तो उस समय आपको ये तमाम खर्चे करने होंगे। इतनी बात आपके समझ में आई? ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के मैंने आपको दो ओवरहेड्स बता दिए। पहला कौन सा ओवरहेड है? ऑफिस। दूसरा कौन सा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड। तीसरा एक ओवरहेड होता है मिसलेनियस ओवरहेड्स। मिसलेनियस ओवरहेड्स का मतलब जो ऑफिस और सेलिंग में नहीं आ पाया वो सब इसमें आ जाएंगे इनडायरेक्ट के, या जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उन्हें कहते हैं हम मिसलेनियस ओवरहेड्स। मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपके सामने एक स्लाइड लगा रहा हूं, ठीक है? ये जो स्लाइड लग रही है इसमें आप देखो, पहले आपके सामने ऑफिस एक्सपेंसेस लिखे गए हैं, फिर डेबिट साइड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड्स लिखे गए हैं। ऑफिस में जो आपने 3 रटने हैं उनको हाईलाइट करा गया है, फिर मिसलेनियस ओवरहेड लिखा गया है, छोटे मोटे खर्चे। डिस्काउंट अलाउड, किसी को डिस्काउंट दे दिया, मिसलेनियस। रिपेयर, छोटा मोटा रिपेयर हो गया। डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट डेबिट लिखा है, इंटरेस्ट पेड, ये सारे छोटे मोटे खर्चे हैं। बैंक चार्जेस, एंटरटेनमेंट, मूवी देखने चले गए आप फैक्ट्री वाले, तो इसे कहेंगे हम ये। कन्वीनियंस खर्चा हो गया। डोनेशन एंड चैरिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स या फिक्स्ड एसेट्स। तो ये तमाम जो क्वेश्चंस थे ये आपके मिसलेनियस ओवरहेड। एक बार नजर मारना और आगे बढ़ जाना, याद बिल्कुल नहीं करना है, ये भी नहीं याद करना यार। ये मैंने क्यों पढ़ा है? एक समझ बने, आगे काम आएंगे मेरे, इसलिए। समझ गए कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है? पहचान तो अब जाओगे, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं जब सवाल हम कर रहे होंगे। अच्छा, इसके क्रेडिट साइड में ना इनकम लिखिए। आप जानते हो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। P&L के क्रेडिट साइड में आपको क्या दिया जाता है? इनकम, जो भी आपको मिल रहा है, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, गेन ऑन सेल ऑफ, जो भी मिलेगा सब वहां डाल देना क्रेडिट में। लिखता है देखो, रेंट फ्रॉम टीनेंट, रेंट मिल रहा है, रेंट क्रेडिट मतलब रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो ब्याज आपको मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। डिविडेंड ऑन शेयर्स, शेयर्स पर डिविडेंड मिल रहा है। बैड डेट्स रिकवर्ड, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत भी नहीं है इवन। आपको आ गया समझ में? मैं तो आपको बोलूंगा इस पूरे फॉर्मेट को ड्रॉ भी मत करना, आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेरे साथ लिख चुके हैं, आप सिर्फ मिसलेनियस ओवरहेड के नाम वहां से कॉपी कर लेना बस, इस फॉर्मेट से। इसी के साथ मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट तमाम तरीके के खर्चे बता दिए ना। अब हम करेंगे क्या? वो वाले न्यूमेरिकल्स। कौन से वाले? जो छोटे वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं उस पर बात होगी, ठीक है? रोक दो आकाश भाई, कितने? तो अब मैं एक बार फिर से फॉर्मूले निकाल लेता हूं। पहले लेक्चर में बताए थे, क्या पता आप लोग भूल गए हो, तो मैं इसलिए एक बार फिर से आपके सामने फॉर्मूले निकाल ले रहा हूं। हाँ देखो, ये था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तमाम फॉर्मूले जिनकी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उनको निकाल के यहां पे आपने सामने लिखूंगा, और आप लिख लेना नोट में प्लीज। हाँ, ऐसा करता हूं, इसको इस तरफ नहीं यहां बनाता हूं, और यहां फॉर्मूले परमानेंटली लिख दूंगा ताकि क्वेश्चन कराते समय मेरे लिए रेफरेंस बन सके। जो लोग डायरेक्ट वाला लेक्चर देख रहे हैं तो उनको भी समझ में आ जाए ना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल अलग अलग पेपरों में यहां से देखे गए हैं। जब मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा तब बहुत सारी बातें इस पे करूंगा। आप जानते हो इसका ऊपर वाला कौन सा अकाउंट होता है? ट्रेडिंग, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस। तो बार बार जिक्र नहीं होना चाहिए इसका। कब तक बात होगी बताओ?
ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक इधर आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, जिन्होंने पिछले लेक्चर पढ़े हैं वो लिखे ना, सिर्फ सुने थोड़ी देर। टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न इधर आ जाता है, बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इधर आ जाते हैं, याद होगा। इधर एक प्रकार के खर्चे आते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, डायरेक्ट। स्टार मार्क कर देता हूं, क्लोज करें। बैलेंस शीट फिगर क्या होगा हमारे यहां पे, ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस सीडी बैलेंसिंग। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को उठा के यहां रख दूं, इधर आ जाएगा मेरा बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। पीएनएल अकाउंट इसी ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू होता है। इधर क्या आ जाते हैं, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पीएनएल के डेबिट में दिख रहा है आपको सारे के सारे। और इधर क्या आ जाता है लास्ट में, बाई इनकम, सारी तमाम जितनी इनकम जो भी मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, बैड डेट्स रिकवर्ड, जो भी आएगा इधर आ जाता है। इसे क्लोज करोगे तो क्या आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट। मेरी इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। ये तमाम कहानी समझाना नहीं चाहूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्या बताता है, नेट प्रॉफिट। अभी थोड़ी देर पहले आप पढ़ के आए हो कि ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के 3 ओवरहेड्स होते हैं, पहला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, तीसरा मिसलेनियस। तो जो पहला लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपको दिख रहा है, इसकी मैं एक स्लाइड लगा रहा हूं। वो स्लाइड उस लेक्चर में मैं लगाना भूल गया था, तो आज मैं उस स्लाइड को लगा रहा हूं और वहां की वो चीज अभी खींच के मैं पूरी कर लेता हूं जो रह गई थी कसर वहां, ठीक है। तो देखिए स्लाइड में क्या लिखा है, आइटम्स रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन कौन सी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाती हैं, तो देखना एक बार यहां देखो। देखो अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो इधर से इधर आया, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ग्रॉस प्रॉफिट के साथ शुरू हुआ। अगर कहीं ग्रॉस लॉस हो जाता तो ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर है तो ग्रॉस लॉस शायद इधर बचता। अगर ग्रॉस लॉस इस साइड बचता क्रेडिट साइड में, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इस साइड नहीं आता। तो ग्रॉस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के कहां था, ग्रॉस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के कहां था, डेबिट में। मैं अपनी बात फिर दोहरा रहा हूं, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया, क्रेडिट साइड बड़ी हुई, तभी तो इस साइड ग्रॉस प्रॉफिट दिखा और वो यहां आया ट्रांसफर होके। अगर कहीं इस ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस हो जाता, ग्रॉस लॉस, ये डेबिट साइड बड़ी हो जाती, तो ग्रॉस लॉस उधर नहीं बचता, उधर बचता तो ये नहीं आता, फिर इधर से इधर आता और ग्रॉस लॉस से शुरू होता है अकाउंट। तो डेबिट साइड में क्या क्या आता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ये सिर्फ नीचे वाले की बात हो रही है, ऊपर के हिस्से की स्लाइड लगाई थी उस दिन। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पहला आता क्या, ग्रॉस लॉस। उन्होंने लिखा है देखो कि ग्रॉस लॉस आएगा पहला। नंबर 2 क्या आएगा, दूसरा तो भैया इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही आते हैं यहां, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस को स्प्लिट करके लिख दिया। उन्होंने कहा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड आते हैं, बिल्कुल सही। उन्होंने कहा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आते हैं, बिल्कुल सही। उन्होंने कहा मिसलेनियस एक्सपेंसेस आते हैं, बिल्कुल सही। समझ आ गया, पूछ सकता है ना पीएनएल के डेबिट में क्या क्या आता है भाई, क्या आता है, 4 चीजें। पहला ग्रॉस लॉस, दूसरा इनडायरेक्ट के 3 हिस्से, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। बस क्रेडिट में क्या आता है, फिर लिखा है ना आइटम्स टू बी क्रेडिटेड। क्रेडिट में आता है सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा क्या आता है अदर इनकम एंड गेन, लिखता है जितना भी पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत। ट्रेडिंग के डेबिट में तो पता ही होगा, ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और ग्रॉस प्रॉफिट तो फाइनली निकलता है, आता नहीं है। और क्रेडिट में सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, ये तमाम कहानी पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो इतनी मशक्कत करने की इसमें जरूरत नहीं है। इन तमाम चीजों को मिटा देता हूं जो भी दिक्कत देंगी। फॉर्मूले भी मैं पहले पढ़ा चुका था, लेकिन एक बार फिर से सारे फॉर्मूले यहां पे रख देता हूं, क्योंकि वही तो न्यूमेरिकल कराने वाला हूं ना मैं, इस पे जम के सवाल आते हैं यार। तो देखो पहला फॉर्मूला, ये जो परचेज माइनस परचेज रिटर्न है ना, इसे कहते हैं नेट परचेज। क्या कहा जाता है, तो पहला फॉर्मूला नेट परचेज का ही लिख लेते हैं यार।
परचेस माइनस परचेस रिटर्न। नंबर 2, अगला फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं नेट सेल्स का। किसका? क्या फॉर्मूला होगा? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। कोई भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो यहां, सुनना अच्छे से। ये है ओपनिंग स्टॉक, ये लाइन खींचता हूं यहां तक डायरेक्ट एक्सपेंस तक, और साथ में ले लेता हूं इस क्लोजिंग स्टॉक को। वहां भी बताया था इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए, एक फॉर्मूला बना रहा हूं COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचे जा रहे हैं उसका कॉस्ट। COGS का फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दो परचेज माइनस परचेज रिटर्न, मतलब नेट परचेज, प्लस कर दो तीसरे खर्चे जिन्हें कह रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तो सारे एक साइड से तो प्लस हुए, ये माइनस कर दो इधर आता हुआ। किसी को कोई दिक्कत? तो COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक आया। एक और होता है एडजस्टेड परचेज। कौन सा परचेज? एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला जो है वो है ओपनिंग स्टॉक, देख रहा है, प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बाद में देख लेना। मतलब ऊपर वाले फॉर्मूले में से अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस हटा दोगे तो इसे कहेंगे एडजस्टेड परचेज। अगर सवाल में एडजस्टेड परचेज दिया गया है तो आपको ओपनिंग स्टॉक भी नहीं लेना है, नेट परचेज भी नहीं लेना है और क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं लेना है, क्योंकि इन सभी चीजों को मिलाकर ये निकला है। मेरी इतनी बात आपको समझ में आई? नेक्स्ट आगे देखो, इतना तो आप समझ गए। अच्छा, इस ट्रेडिंग अकाउंट से हम लास्ट में क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला है नेट सेल्स। सेल्स बड़ी होगी, हाँ, नेट सेल्स में से उसी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर लें, COGS को। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट तभी होगा जब हम नेट सेल्स में से किसको माइनस कर दें? COGS को। नेट सेल्स में था कितने में बेचा? ये मार्कर 50 में बेचा। COGS बनाया कितने में था? बनाया था 40 में। 40 में बनाया, 50 में बेचा, तो 10 रुपए का फायदा हो गया। कब होता है नेट ग्रॉस प्रॉफिट? कब होता है? जब नेट सेल्स जो होता है वो बड़ा होता है किससे? CO। तो ग्रॉस लॉस भी तो हो सकता है। कब होगा ग्रॉस लॉस बताओ? इसका उल्टा जब होगा, जब COGS बड़ा होगा किससे? नेट। बचपन में समझाया गया था बड़ी वाली चीज पहले लिखो। तो फॉर्मूला क्या बनता है यहां से? जब COGS बड़ा होगा नेट सेल्स से। आए नहीं आए इतने फॉर्मूले? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला नेट सेल्स माइनस COGS। ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला बता ही दिया मैंने आपको। लास्ट एक फॉर्मूला लिखता हूं, खत्म करता हूं कहानी को यार। ये फॉर्मूला मेरे सामने है, किसके फॉर्मूले की बात करूं बताओ? नेट प्रॉफिट का। नेट, यहां से देखो अच्छे से, हाँ, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था, मान लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट आया 1 लाख, उसमें इनकम जोड़ी कितना? 1000। कितना आ गया? 1 लाख। उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया 50,000 रुपए। अगर 1/20 में से 50 माइनस कर दूंगा तो 70,000 क्या आ जाएगा मेरा? मान लेते हैं 40 आया यार। 1/20 में से 40 माइनस कर दूंगा तो 80,000 क्या आ जाएगा? कैसे आया नेट प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट में। किसमें? ये इनकम जोड़ी, शायद जोड़ी नहीं जोड़ी, जो मिला। ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख में इनकम जोड़ी और माइनस क्या कर दिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसा करने पे आपको ये मिल गया। कोई दिक्कत? इतने फॉर्मूले में अभी तक आपको लिखा चुका हूं, इसको इरेज कर दूं। ये इससे मैंने निकाले हैं फॉर्मूले। आगे बढ़ाते हैं। एक दो फॉर्मूले और लिखाऊंगा आपको मैं इसके बाद। इतना हो गया ना? 7 सवाल तक हो चुके हैं। यहां देखना यार, इसके बगल में कुछ और फॉर्मूले लिखाता हूं। एक फॉर्मूला 8वां, दिखेगा नहीं दिखेगा? COGS को यहां से इरेज कर देता हूं, क्योंकि COGS की फुल फॉर्म आप लिख चुके होंगे। यहां पे लिख रहा हूं ऊपर पे, हाँ, फॉर्मूला नंबर 8।
और 9th, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट किस पे बोला गया होगा? दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। कायदे से मेरे पास जब मैं 11वीं को पढ़ाता हूं तो रटाने वाले 4 फॉर्मूले भी हैं इस पे, कैसा सवाल आ जाए वो निकाल ले जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा समझाने वाले तरीके से बताऊंगा, मैं नहीं चाहता कि उनका इस्तेमाल करूं, नहीं आएगा तो इस्तेमाल कर दूंगा आपके सामने, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पता है क्या ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का? इसका फॉर्मूला है कॉस्ट, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट की बात कर रहा हूं ना मैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट जब ऑन कॉस्ट निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100। क्या फॉर्मूला होगा? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स अगर आपने निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला होगा, सेल्स पे है तो सेल्स चाहिए होगा और सेल्स इंटू रेट अपॉन 100। समझ आ गया? पक्का? ये है कहानी यार आपकी। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100। दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स का फॉर्मूला भी मैंने आपके सामने रखा, वो क्या फॉर्मूला होगा? सेल्स इंटू रेट अपॉन 100। यहां से अपनी कहानी को आगे बढ़ाता हूं। मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि मैं निकाल ले जाऊंगा सारे सवालों को इन्हीं से। जरूरत पड़ी तो उन 4 फॉर्मूलों को फिर लाना ही पड़ेगा मैदान में, ठीक है? ओके, अब सुनिए, सवालों की कहानी अब शुरू होती है, हाँ, एक एक करके स्टार्ट करूं। सवाल नंबर 1 आपके सामने है, कैलकुलेट COGS एंड ग्रॉस प्रॉफिट। पहला सवाल, हाँ, कैलकुलेट COGS एंड ग्रॉस प्रॉफिट। लिखते हुए करेंगे सब, कोई स्लाइड नहीं लगा रहा हूं, दिख रहा है ना कागज में से? इसमें लिखा गया है ओपनिंग स्टॉक 40,000, ओपनिंग स्टॉक 40,000 रुपए, परचेज 4,20,000, ये भी दिया गया है। एक्सपेंसेस ऑन परचेज, एक्सपेंसेस ऑन परचेज, इसकी वैल्यू है 8,000 रुपए। एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, ये दिया गया है 15,000 रुपए। अगले हैं वेजेस, ये दिए गए हैं 30,000 रुपए। अगला है मेरे पास सेल्स, जो कि 6 लाख रुपए दिया गया है। अगला है मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक, जो कि 52,000 रुपीज है। हो गया? सवाल ने कहा कि एक तो COGS निकाल दो और एक क्या निकाल दो? ग्रॉस प्रॉफिट। तमाम फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, जरूरत पड़ी तो मुझे इन्हें रेज भी करना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने दिख रहा होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, ऐसे ही तो निकलता है COGS। ओपनिंग स्टॉक 40,000 रुपए था, नेट परचेज, परचेज माइनस परचेज रिटर्न करके आता है, तो परचेज है 4,20,000, परचेज रिटर्न तो कुछ है नहीं मेरे पास, प्लस बात हो रही है डायरेक्ट एक्सपेंस, जो जो है जोड़ लेना। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया। एक्सपेंसेस ऑन परचेज, खरीदने पे जो खर्चे होते हैं वही तो डायरेक्ट होते हैं। एक्सपेंसेस ऑन सेल्स क्या होंगे? बेचते समय बिस्कुट बनाने के बाद, वो इनडायरेक्ट होंगे। एक्सपेंसेस ऑन परचेज एक डायरेक्ट खर्चा है 8,000 का। एक्सपेंसेस ऑन सेल्स तो इनडायरेक्ट है, इसकी जरूरत नहीं। वेजेस भी तो डायरेक्ट होता है, याद है? ये भी डायरेक्ट में जुड़ जाएगा, 30,000 रुपए। देखो सेल्स का तो कोई मतलब ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक है कितना? 52,000, 52,000 दिख रहा है भैया? 4,20, 4,60, 4,68 और 30, 4,98, 4,98,000 में से 52,000 रुपए आप माइनस कर दो। किसी को कोई दिक्कत? 4,46,000। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो आपके सामने मैंने 4,46,000 रुपए COGS निकाल के दिखाया। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रही होगी तो खुद देख लेना, थोड़ा बहुत, कुछ भी तो खुद भी तो करोगे, थोड़ा फॉर्मूलों को मिटाना ही पड़ेगा। समय आ गया है, उम्मीद कर रहा हूं पेज में लिखे होंगे, नहीं लिखे तो बेकार है फिर,
ठीक है, मेरे को तो याद है, मैं तो निकाल ले जाऊंगा इनको, आप पीछे से देख के लिखते रहना अगर नहीं आ रहा तो। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना था, सीओजीएस आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट, यार ग्रॉस प्रॉफिट तो तभी होगा जब नेट सेल्स बड़ा होगा। नेट सेल्स माइनस नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स है अपने पास 6 लाख, 6 लाख रुपए सेल्स है, माइनस सेल्स रिटर्न है ही नहीं, जीरो। ये नेट सेल्स निकाला, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और सीओजीएस है 4,46,000 रुपए। अगर आप 6 लाख में से 4,46,000 माइनस कर दे रहे हो तो 1,54,000 रुपए आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या मेरी बात आपको समझ में आई? इसी के साथ हमारा पहला सवाल खत्म हुआ। बहुत ही बेसिक, बहुत ही हल्का सवाल मैंने आपको कराया। सवाल नंबर 1 क्या होगा, इससे समझ बनेगी। जब एमसीक्यूज होंगे तब एक से एक सवाल लाऊंगा, लेकिन उससे पहले बेसिक तो पढ़ लिया जाए। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। एज सर्टेन सीओजीएस बोल रहा है यार, एज सर्टेन मतलब निकालो, क्या निकालो, कराऊंगा कमाल के क्वेश्चन। बेसिक तो धीरे धीरे स्टार्ट होगा ना। एक दिया गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,200। एडिटर के लिए काम कम हो जाए इसीलिए सवाल लिख ही देता हूं आज ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,600, सेल्स 1,20,000 रुपए, नेट परचेज 72,000 रुपीज, नेट परचेज 72,000 रुपए, रिटर्न इनवर्ड 12,000, इनवर्ड 12,000 रुपए, रिटर्न आउटवर्ड 8,000 रुपए, 8,000 रुपए, क्लोजिंग इन्वेंट्री 28,000, 28,000, ओपनिंग इन्वेंट्री भी दिया हुआ है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे सामने है 16,000 रुपए, दिख रहा है? तो इतना काम हमारा हो गया। अब देखो तो जरा ध्यान से, एज सर्टेन सीओजीएस, सीओजीएस वही फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस, ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा ऐसे, माइनस, शायद ये सीओजीएस वाला आखिरी होगा, इसके अच्छे लेवल के सवाल लेते हैं। कितना ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये रहा 16,000 रुपए। नेट परचेज, अच्छा एक छोटी सी बात और बताऊं, सामान खरीदा परचेज, वापस करूंगा परचेज रिटर्न, तो रिटर्न करते समय जाएगा, तो परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। खरीदा परचेज, रिटर्न कर रहा हूं तो जाएगा, परचेज रिटर्न को कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम परचेज। सामान बेचा, सेल्स, कोई मुझे वापस करेगा तो वापस आ रहा होगा, सेल्स रिटर्न को क्या कहेंगे, रिटर्न इनवर्ड। ये कौन सा रिटर्न है, नेट परचेज होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, दिख रहा है? ये देखो नेट परचेज पहले से दिया है कितना, अगर नेट परचेज पहले से दिया है तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न की जरूरत, मतलब इसमें से परचेज रिटर्न ऑलरेडी माइनस, फिर भी सवाल में परचेज रिटर्न दिया हुआ है, कोई काम का नहीं है, नोट बना के लिख लेना। अगर कोई चीज ऑलरेडी कैलकुलेटेड है उसके अंदर की चीजें लेने की जरूरत नहीं है। नेट परचेज, परचेज माइनस परचेज रिटर्न होता है ना, तो माइनस हो चुका परचेज रिटर्न इसमें से, अब माइनस मत कर देना कहीं दोबारा। ये लो, डायरेक्ट दिया था तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहीं है, डायरेक्ट दे रखे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस भी 18,600 डायरेक्ट दिए हैं। अगर इसमें कोई वेजेस दिया होता उसको भी नहीं लेते, क्योंकि जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो उसके अंदर के हिस्से नहीं लिए जाएंगे। माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा कितना, 28,000। समझ आ रहा है? एक ही साथ कर दूं, इसको करेंगे, अच्छा चलो ऐसा मान लेते हैं यार, इन दोनों को कर लेता हूं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहां से, माइनस का 12,000 बचेगा, इसमें से करूंगा 60,000, 60 में आ जाएगा 78,600 रुपए मेरे हिसाब से। तो यार 78,600 रुपीज आपका जवाब होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत?
एक और बेहतर सवाल अब हम लिखना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ अब मैं शुरू कर रहा हूं। और देखना, ये एक अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अच्छा, जिससे आपको समझ देखने को मिलेगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पे है, ये लिख रहा हूं। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख। टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितने का? 8 लाख रुपए का। रिटर्न आउटवर्ड, बताना कौन सा रिटर्न होता है? बिल्कुल परचेज रिटर्न होगा, ये पीछे ही समझा रखा है अभी। यह है आपका 20,000 रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 60,000 रुपए। डायरेक्ट 60,000। 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड। 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड। 2/3 गुड्स बेचे गए, और बेचे गए 6 लाख और 10,000 रुपए में। ठीक है, देखो अब क्या होगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का है, तो ये एक और सवाल आपके सामने है, जल्दी से इसे करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालो बोल रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने से पहले तो सीओजीएस की जरूरत पड़ेगी हमें। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आ रहा हूं उन सवालों पे जो ज्यादा आते हैं एग्जामों में। देखना ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा। ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, यहां नहीं दिख रहा ना कहीं, 0 या डैश। नेट परचेज, परचेज माइनस परचेज रिटर्न होता है। परचेज है 8 लाख का, परचेज रिटर्न है कितने हजार का? 20,000 का, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने 60,000 रुपए हैं। क्लोजिंग स्टॉक का कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है। इसे करेंगे तो मतलब मैं 40,000 जोड़ लेता हूं। 8,40,000 मेरा सीओजीएस आया। ठीक है, देखो कहानी कहां पे है। अब आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। आप क्या सोचोगे पता है? आप बोलोगे यार सीओजीएस, सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो हम सामान बेच रहे हैं उसकी कीमत कितनी है? आप बोलोगे कीमत है 8,40,000 रुपए, और बेचा उससे नीचे 6,10,000 रुपए में। आप बोलोगे भैया कीमत ज्यादा है और सेल प्राइस कम है, तो यहां पे लॉस हो रहा है। दिख रहा है ना? ऐसा ही होगा जब सीओजीएस ज्यादा होता है। पूरा नाम देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सामान बेच रहे हैं उसकी कीमत, मान लेते हैं ये मार्कर बेच रहा हूं, उसकी कीमत 10 रुपए थी, बेच 12 में रहा हूं, ऊपर 2 का फायदा। कीमत सीओजीएस 10 था, बेच 8 में रहा हूं, लॉस। इसको देख के लग रहा है लॉस है, लेकिन एक दिक्कत है यार। दिक्कत यह है कि ये जो सीओजीएस है ना, ये टोटल सामान का है, लेकिन आपने पूरा सामान अभी बेचा ही नहीं। आपने सिर्फ 2/3 ऑफ द गुड्स बेचे हैं। कैसे गुड्स बेचे हैं? तो दिक्कत यह है कि ये सीओजीएस कंप्लीट का है और ये सेल सिर्फ 2/3 की है। तो मुझे ऐसे केस में सीओजीएस भी सिर्फ 2/3 लेना होगा। 2/3 ऑफ सीओजीएस समझाता हूं भी। हाँ, 8,40,000 का 2/3 निकालना शुरू करूंगा। ठीक है, तो आप काट पीट के इसे करके देख लो। 3 से काटोगे, 3 2 6 24, 3 8 1 2 3 4, 280 नहीं आया, तो 5,60,000 रुपए सीओजीएस आ जाएगा। समझाता हूं यार, देखो कॉस्ट और सेल्स दोनों बराबर क्वांटिटी की होनी चाहिए। मैं आपके सामने एग्जांपल पेश कर रहा हूं। मैंने ये 3 मार्कर खरीदे, 40 रुपए का एक खरीदा, तो खरीद कितने की हो गई? कॉस्ट, यहां देखो कॉस्ट 40 रुपए के 3 खरीदे, 120 रुपए खरीद हो गई। समझ आया? सेल्स 50 रुपए के हिसाब से 2 बेचे, सेल हो गई 100 रुपए की। मैं आपके सामने आया, मैं बोल रहा हूं आकाश भाई यार नुकसान हो गया मार्कर में। खरीदे 120 के, बेचे कितने में? 100 में, तो 20 रुपए का नुकसान हो गया। तो तुम मुझे समझाओगे गलत बोल रहे हो आप। बिल्कुल गलत। मैं बोलूंगा क्यों? आप बोलोगे एक मार्कर बचा भी तो है भी ये। आपने खरीदे कितने थे? 3, बेच कितने रहे हो? तो आप बोलोगे आप गलत तरीके से कंपेयर कर रहे हो। जितने खरीदे हैं उतने ही कई सेल्स लो। आया?
खरीद और बेच जो है, कॉस्ट और सेल जो है बराबर क्वांटिटी की होनी चाहिए। मैंने कहा कैसे कंपेयर करूं, फिर आप बोल रहे हो ऐसा करो ना, एक मार्कर तो अभी बचा है तो बेचा ही नहीं, तो आप 2 मार्कर की कॉस्ट लो, 40 रुपए का एक था, 2 थे तो 80 रुपए के पड़े, और आपने जो बेचे ये सेल्स जो करी 50 रुपए के हिसाब से 2 बेचे तो 100 रुपए। आपने कहा अब सेम है। मैंने कहा क्या सेम है? आपने कहा क्वांटिटी, 2 की खरीद और 2 की ही बेच है। तो आपने कहा देखो 20 रुपए का फायदा है, जब तीसरे को बेचोगे तब पता चलेगा। तो कॉस्ट और सेल्स सेम चीज की होनी चाहिए। यहां देखो ये टोटल जो सामान खरीदा वो कितने का खरीदा? 8,40,000 का, लेकिन टोटल बेचा कहां? लिख तो रहा है सिर्फ 2/3 गुड्स बेचे गए, उसमें से सिर्फ 2/3 सामान बेचा गया। तो क्या पूरी की कॉस्ट ले लो क्या? क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी, कॉस्ट भी सिर्फ 2/3 की आएगी। तो 8,40,000 में से 2/3 जो सामान में बेच रहा हूं, 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड का है ना, सिर्फ 2/3 गुड्स बेचे गए, उसकी कीमत है 5,60,000 रुपए। अब दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है करके? हाँ, 2/3 की सेल की वैल्यू देखो 610, और कॉस्ट सिर्फ कितनी है? 5 लाख। तो सेल ज्यादा है, तो नेट सेल्स माइनस सीओ। वहां ऐसे थोड़ी करोगे ग्रॉस प्रॉफिट इज टू नेट सेल्स, वहां तो ऐसे ही दिमाग लगा सकते हो ना। कैसे? ये देखो कि यार सेल्स 6,10,000 रुपए है, कॉस्ट कम है 5,60, 50,000 रुपए का फायदा है, सीधे दिख रहा है। लेकिन फॉर्मूला ही लगाना चाहते हो तो लगा लो, 6,10,000 रुपए माइनस सीओजीएस है 5,60,000 रुपए, तो 50,000 रुपए का मुझे ग्रॉस प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। क्या आप मेरी इतनी बातें समझ गए? चलो बढ़िया हो गया, इतना भी समझ गए ना। सवाल नंबर 3 के साथ मैंने ये कहानी खत्म करी, आगे बढ़ाते हैं। नंबर 4, चौथे सवाल की तरफ अब मैं बढ़ना स्टार्ट करता हूं। हाँ, 3 सवाल करने के बाद 4th क्वेश्चन हमारा, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। कैलकुलेट सीओजीएस एंड क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट में जो मैं सवाल कराऊंगा वो सबसे ज्यादा आते हैं। हाँ, कैलकुलेट सीओजीएस एंड क्लोजिंग स्टॉक। कुछ चीजें लिख रहा हूं, फिर देखते हैं कि क्या होने वाला है। सेल्स 5,40,000, सेल्स 5,40,000, सेल्स रिटर्न है 16,000 रुपए। अगला है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जो मेरा है वो है 1,20,000 रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ओपनिंग स्टॉक 20,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद अगर मेरे से बात करोगे, परचेज 4 लाख, परचेज रिटर्न 4,000, परचेज 4 लाख, परचेज रिटर्न है 4,000। परचेज रिटर्न के बाद मेरे से बात करोगे तो कैरीज इनवर्ड 15,000। कैरीज इनवर्ड कितना? ये रिटर्न इनवर्ड नहीं है, कैरीज मतलब भाड़ा है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो समझा ना। कैरीज और वो भी इनवर्ड आते समय डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, कैरीज भाड़ा बाहर को जाते समय इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। सीओजीएस और क्लोजिंग स्टॉक निकालने को बोलता है, निकालें। अच्छा बच्चा कैसे करेगा इसको? दिमाग लगाना चाहो थोड़ा सा यार। क्लोजिंग स्टॉक का तो कोई फॉर्मूला बताया नहीं, कैसे निकले ऐसा सवाल? आप वो फॉर्मूला देखो जहां क्लोजिंग स्टॉक आता हो। मुझे लगता है क्लोजिंग स्टॉक सीओजीएस के फॉर्मूले में आता था सिर्फ, तो किसी का कोई फॉर्मूला नहीं है तो ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जहां वो आया करता है। जिसको नहीं समझ में आ रहा कॉपी पीछे पलटाओ। सीओजीएस के फॉर्मूले में क्लोजिंग स्टॉक आता था, तो मैं सीओजीएस का फॉर्मूला लगा रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दिख रहा है? समझ आ गया भैया? तो इस फॉर्मूले में क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, इकलौता यही फॉर्मूला है, तो ये यहीं से निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक। अब की बार सीओजीएस नहीं निकलेगा यहां से, सीओजीएस होना चाहिए यहां, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो सीओजीएस नहीं आएगा इस फॉर्मूले से, ये क्लोजिंग स्टॉक के लिए मैंने लगा है। जो जो चीजें मिल रही है उसे लिख लो ढूंढ के। ओपनिंग स्टॉक कितना 1000,
नेट परचेज, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, 4 लाख माइनस 4,000 लिख दे रहा हूं बच्चों की तरह एक एक चीज आपके सामने अभी भी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे एक ही है क्या खाली? हाँ यही है कैरीज इनवर्ट, कितना हजार? 15,000 ब्रैकेट मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लोजिंग स्टॉक तो निकलेगा ना यहां से, क्या इसको निकाल के लाना पड़ेगा मुझे? हाँ भैया, क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया होता तो सीओजीएस निकल जाता। क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो सीओजीएस ढूंढ के लाओ। 20,000 पहले इन दोनों को कर लेता हूं यार ना, इन दोनों को मैं नेट करूंगा तो प्लस का 15 आएगा, एक में प्लस का 11 आएगा, 4 11 4,31,000 रुपए, माइनस का क्लोजिंग स्टॉक बचा। ठीक है, अब मुझे जरूरत है सीओजीएस की, तो इस फॉर्मूले में से तो सीओजीएस नहीं आ पाया। अब सीओजीएस कैसे आए? कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें सीओजीएस आता हो, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, तो इसमें नहीं आएगा तो कहीं और जहां सीओजीएस आता हो। देखो ग्रॉस प्रॉफिट दिया भी तो है, तो वो वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट माइनस सीओजीएस। इतनी बड़ी जगह नहीं है मेरे पास कि बगल में सारे फॉर्मूले रखता तो आपको बहुत अच्छे से समझा पाता। आपकी जिम्मेदारी है कि कॉपी पीछे पलटाए, ढूंढे क्या अप्रोच कहा मैंने, सिंपल रख रहा हूं मैं चीजों को। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाए, सिंपल है। सीओजीएस का एक तो अपना फॉर्मूला है, वहां से नहीं निकला तो कोई ऐसा फॉर्मूला जहां सीओजीएस आता हो, यहां आता है सीओजीएस, आता है ना। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट रखो यहां, कितना? 1,20,000। नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल रिटर्न, 540 में से 16 माइनस कर दूंगा मैं, 5,40,000 में से 16,000 रुपए में माइनस कर दूंगा। तो देखो यहां से सीओजीएस ही तो निकलेगा। यह है आपका 1,20,000। उधर अगर बात करोगे तो 5,24,000 माइनस सीओ, ये इधर नहीं चले जाएगा, 1,20 ऐसे ही रहेगा, 5,40,000 इधर आ जाएगा माइनस में, उधर आ जाएगा माइनस का सीओ। अब आपको इन दोनों को, सॉरी 5,24 है ना, ये 5,24 इधर आ जाएगा। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन बड़े वाले का आएगा, आएगा नहीं आएगा? माइनस कर दो, 4,04,000 रुपए आता हुआ लग रहा है मुझे। ठीक है, और यहां क्या है? माइनस सीओ जीएस, माइनस से माइनस गोल होगा। कहीं कैलकुलेशन दिक्कत होगी तो बताना। आ गया 4,4? बस कुछ नहीं करना है मैंने, कैलकुलेशन दिक्कत भी होगी तो आप लोग देख लेना। हाँ 4,4 इधर कितना है? 4 लाख माइनस क्लोजिंग, 4,4 को यहीं रखता हूं, इसको इधर ले आता हूं माइनस में, 4,31 को, वहां प्लस में था तो बराबर, उधर बचा माइनस का क्लोजिंग स्टॉक, माइनस का 27,000 देखने को मिल रहा है मुझे, माइनस का क्लोजिंग स्टॉक, माइनस से माइनस गोल हो जाएगा। 27,000 मेरा उत्तर होना चाहिए शायद। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बात आप लोग समझ पाए हैं, ठीक है, जो कि एक बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? ठीक, आखिरी के कुछ सवालों की तरफ बढ़ रहा हूं जो बहुत जरूरी सवाल होते हैं। यहां से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल आते हैं।